मेरे भाई ने जियांग ताओ को बेपरवाह ढंग से देखा, टोन भी कूल था। तुम्हें पता है मेरा फुल नेम क्या है? सिर्फ जियांग ताओ नहीं, लेकिन सभी लोग हैरान रह गए। तो वे एक दूसरे को देखते रहे, यहाँ तक कि मैनेजर वांग का चेहरा भी पजल्ड लिखा हुआ था। तो मेरे भाई ने धीरे धीरे कहा, एक लाइन, लिसन केयरफुली, मैं जियांग फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर हूँ। वो जियांग यांग, वो एक लाइन सबको सीधा स्टन कर गई। जियांग ताओ के लिए जियांग फैमिली और वो 5 शब्द एल्डेस्ट यंग मास्टर सुनते ही उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। कि जियांग ताओ को कभी नहीं लगा था कि जो आदमी अभी अभी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था वो असल में जियांग फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर यानी यंग मास्टर का बायोलॉजिकल ब्रदर है। अगर पहले वाली बात नहीं हुई होती तो जियांग ताओ अभी भी खुद को जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन अब जियांग ताओ ने कहा कि वो जियांग फैमिली का यंग मास्टर है, फिर भी सामने खड़े अपने बायोलॉजिकल ब्रदर को नहीं पहचान पाया। क्या ये पूरी तरह से एब्सर्ड नहीं है? स्पष्ट है जियांग ताओ ही नहीं, और भी लोग यही सोच रहे थे। आसपास के सभी की शंकित निगाहें देखते ही जियांग ताओ को बहुत गिल्ट फील हुआ, पर उसे पता था कि जियांग फैमिली के यंग मास्टर का इम्पर्सोनेशन कभी भी एक्सपोज नहीं हो सकता। तो जियांग ताओ ने दांत पीसकर मेरे भाई और मुझे पॉइंट किया, तू मेरा भाई नहीं यार, तू जियांग शेन के बहुत क्लोज है। तो वो तुम्हें ढूंढ कर यहाँ लाया होगा जियांग फैमिली का मेंबर इम्पोस्टर करने के लिए। कि तुम कहते हो कि तुम जियांग फैमिली के सबसे बड़े यंग मास्टर हो, क्या इसका मतलब है कि तुम जियांग फैमिली के सबसे बड़े यंग मास्टर हो? भाई ने ठंडे ढंग से स्नॉट किया और जियांग ताओ चिन को पकड़ लिया। उसकी आवाज बहुत आइसी थी कि मैं सोच रहा था तुम्हारे पास सोंग जाओ से ज्यादा दिमाग है। अब लगता है मैं तुम्हें वाकई बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहा था। जियांग ताओ ने कहा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम जियांग फैमिली के सबसे बड़े यंग मास्टर हो? दरवाजे से एक मर्दाना आवाज आई। तो मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। मेरी भौहें 2 बार टविच हुई। मैंने देखा कि दरवाजे से 3 और लोग अंदर आए। वो 3 मेरे पापा और बड़ी बहन थे। पापा और बड़ी दोनों फाइनेंशियल मैगजीन में रेगुलर होते थे। ऑफिस में कोई भी उन्हें अनजान नहीं था। जब जियांग ताओ ने जियांग फैमिली के 3 मेंबर्स को आते देखा तो वह 2 कदम लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गया। तो माँ ने पापा के साथ बाहें मिलाकर एलिगेंटली चलना शुरू किया। तो भाई तुरंत ही उनके पास कोजी हो गया। माँ, सिस तुम लोग भी यहाँ हो? पापा की ठंडी नर उसके बगल में पेल फेस जियांग ताओ पर पड़ गई। टोन काफी अनफ्रेंडली थी। अभी तुम खुद को क्या बता रहे थे? जियांग ताओ के मुंह से सफाई में एक शब्द भी नहीं निकला। मेरी बड़ी बहन ने जियांग ताओ को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम ही हो वो जिसने मेरे छोटे भाई का नाम लेकर इम्पर्सनेट किया है? हाँ, क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? तो उनका एक सेंटेंस एक थप्पड़ की तरह था जो जियांग ताओ के चेहरे पर जोर से लगा। अगले ही सेकंड एक और भी ज्यादा ड्रामेटिक सीन हुआ। जो अभी तक एकदम स्टोन फेस थे, अचानक उनके एक्सप्रेशन बदल गए। उनकी टोन भी बहुत ज्यादा जेंटल हो गई। डैड के पास आओ। मैंने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप डैड के पास चला गया। मॉम, भाई। तो दीदी, पूरे ऑफिस में सब शॉक्ड रह गए और फुसफुसाने लगे। जो कलीग्स पहले मुझे इग्नोर कर रहे थे वो अब डर के मारे एक एक करके सिर झुकाने लगे। जियांग ताओ के सदमे से फटी की फटी रह गई। मैंने आज से पहले उसकी आंखें कभी इतनी बड़ी नहीं देखी थी। तो उसने यकीन न करते हुए कहा, जियांग शेन, तुम जियांग फैमिली के यंग मास्टर हो? मैंने सिर घुमाकर उसे बेरुखी से देखा और सार्केस्टिकली बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने इम्पर्सनेट किया और ऑफिस के कलीग्स को भड़काकर मुझे आइसोलेट किया। वही अनल की लड़का, नकली यंग मास्टर। जियांग ताओ का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। वो बहुत एंजाइटी में था। तभी अचानक उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जो दरवाजे से अंदर आई थी। तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वो उसकी तरफ भागा और भागते हुए शिकायत करने लगा, हनी, तुम फाइनली आ गई। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो लोग यार मुझ पे बहुत ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं। डार्लिंग, तुम आखिरकार आ गई हो। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। वो मुझ पे बहुत ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं। जियांग ताओ ने बाई वानवान के चेहरे पर दिख रही गही गिल्टी एक्सप्रेशन को नहीं देखा। जिस गोल्डन थाई को उसने पकड़ रखा था, तुरंत कंफर्ट नहीं करने के कारण वो गुस्सा होने वाला था। फिर आखिरकार उसे पता चला। तो बाई वानवान के सल रही और आगे वाली औरत बेहद खूबसूरत थी। उसमें नॉबिलिटी की वाइब थी और वो बाई लुयान थी। जियांग ताओ ने बाई लुयान को देखा। उसी पल वो इतना स्टंड हो गया कि आंखें हटा नहीं सका। जियांग ताओ की लिचेरस एक्सप्रेशन देखकर बाई वानवान का चेहरा थोड़ा ग्रिम हो गया। बाई लुयान के सामने वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो वो बस चुपके से जियांग ताओ का हाथ खींच सकती थी। तभी उसने जियांग ताओ के थॉट्स को वापस खींच पाई। जियांग ताओ, बाई वानवान की आवाज में दांत पीसने जैसा टोन था। तो वो लुक बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई मैन फ्रॉड कर रहा हो सामने। सिचुएशन वैसा ही था। जियांग ताओ बाई वानवान का बॉयफ्रेंड था। पर जियांग ताओ बाई लुयान में बहुत इंटरेस्टेड लग रहा था। जो भी अंधा नहीं था वो इसे देख सकता था। जियांग ताओ ने फिर से सेंस में आ गया। उसने अनिच्छा से अपनी नजर वापस ले ली। तो बाई लुयान बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाई ग्रुप की सीईओ पोजीशन के मुकाबले फेम और फॉर्च्यून अभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जियांग ताओ अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कभी कभी बाई लुयान की ओर चुपके से नजर मारता रहता था। डार्लिंग, तू मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये लोग मेरे ऊपर बुलिंग कर रहे हैं। जियांग ताओ फिर से पिटीफ मोड में आ गया।
तो अगर पहले होता तो बाई वानवेन ने उसे पहले ही कंफर्ट कर दिया होता। लेकिन आज लंबा इंतजार करने के बाद भी जियांग दाओ को बाई वानवेन से कोई कंफर्ट नहीं मिला। तो उसने बाई वानवेन की एक झलक ली, पर उसका चेहरा अपवर्डनेस से भर गया। उसके माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपक रही थी। डार्लिंग, तेरे साथ क्या हुआ? बाई वानवेन जियांग दाओ को देख रही थी, बोलना चाहती थी पर हिचकिचा रही थी, फिर भी एक भी शब्द बाहर नहीं निकाल पाई। शाओ ली ने ठंडे ठंडे अंदाज में स्नॉट किया। अगर मैनेजर बाई नहीं कह पाएगी तो मैं कहूंगी। लेकिन शाओ ली जब समझाने के लिए बोलने ही वाली थी, जियांग दाओ की आवाज ने उसे काट दिया। उसने शाओ ली को जोरदार गुस्से से घूरा। उसकी टोन कंटेम्प्टुअस थी। तू बस एक लो लेवल असिस्टेंट है, क्या तेरे पास यहाँ बोलने का कोई राइट है? मेरी गर्लफ्रेंड बाय ग्रुप की सीईओ है, तू जानता है क्या ऐसा है? कैसे मैं नहीं जान पाया कि मेरी कंपनी किसी और की बन गई है? बाई लुयुन की ठंडी आवाज गूंजते ही जियांग दाओ के अगले शब्द कट गए। जियांग दाओ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, तो उसकी नजर बाई लुयुन और बाई वानवान के बीच बीच में घूमती रही। फिर उसने अचानक बाई वानवान का हाथ फेंक दिया। बाई वानवान, तुम बाई ग्रुप की सीईओ नहीं हो क्या? बाई वानवान के चेहरे पर उजागर होने की शर्मिंदगी की झलक आई। उसने बाई लुयुन की तरफ एक झपट नजर डाली और उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा। मैंने कभी तुम्हें बताया था कि मैं बाई ग्रुप की सीईओ हूँ? स्पष्ट है ये तुम्हारी ही गलतफहमी है। सारी गलती मुझ पर मत डालो। झांग दाओ ने बाई वानवान को हैरानी से देखा, जबकि खुद वो मोटी खाल वाला था। वो अभी भी बाई वानवान की बेशर्मियत से दंग था। मेरी गलतफहमी? बाई वानवान, तुम कैसे हिम्मत कर सकती हो? कहो कि तुम जानबूझकर मुझे गुमराह किया। पहली बार जब हम मिले तुमने मुझे बताया था तो तुम बाई प्रेसिडेंट थी। झांग दाओ के उस पहले मिलन का जिक्र सुनते ही बाई वानवान के चेहरे पर तिरस्कार भरी अभिव्यक्ति आ गई। तो उस दिन तुमने साफ तौर पर मुझे बाई प्रेसिडेंट समझ लिया, फिर मेरे साथ उलझ गई। तो वैसे भी तुम उस रिसेप्शन में आई थी, क्या वो अमीर यंग लेडी को लुभाने के लिए नहीं था? और तुमने मुझसे भी झूठ बोला। तुम खुद ही कहती थी कि तुम जियांग फैमिली के यंग मास्टर हो। बाई वानवान ने जियांग दाओ को चुप करवा दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सुनहरी थाई जिस पर उसने बड़ी बारीकी से प्लान करके बेधड़क लटकाया, वो भी नकली थी। कि कोई हैरानी नहीं कि बाई वानवान ने उसे कंपनी में ज्यादा दिखावा नहीं करने दिया और दूसरों को पता भी नहीं चलने दिया कि वो प्रेसिडेंट बाई के साथ डेट कर रहा है। लगता है बाई वानवान भी फेक निकली। पहले जो चीजें समझ नहीं आ रही थी या बेतुकी लग रही थी, अब उसे पूरी तरह समझ में आ गई हैं। शुरू से लेकर अंत तक जियांग परिवार का कोई यंग मास्टर नहीं था, बेई ग्रुप का कोई सीईओ नहीं था। ये सब दो इम्पोस्टर के बीच की आपसी धांधली थी। बाई वानवान, तू मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत कर रही है। मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगा। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। सीन बहुत ही खूबसूरत था। लोग बिना पलक झपके बस देखते ही रहे। भले ही बाई वानवान एक औरत थी, लेकिन लड़ाई की बात आए तो वो जियांग दाओ जैसे लड़के से कम नहीं थी। दोनों एक एक करके बार बार टक्कर लेते रहे। जल्द ही दोनों ही चोटिल हो गए। आखिर में पापा ने और सहन नहीं किया और लोगों को कहा कि उन्हें अलग कर दो। जब गार्ड्स ने दोनों को अलग किया तो दोनों ही बिखरे बिखरे हालत में थे। तो उनके मुंह से अभी भी एक दूसरे को गाली गलौज निकल रही थी। बाई लुयान ने अपनी बगल में खड़ी शियाओली से ठंडे अंदाज में कहा, कल से मैं कंपनी में इन दोनों को फिर नहीं देखना चाहूंगी। शियाओली ने सिर हिलाया। प्रेसिडेंट बाई। जियांग दाओ और बाई वानवान जो जोर शोर से लड़ रहे थे, बाई लुयान की बात सुनते ही दोनों ने तुरंत सारी ताकत खो दी और जमीन पर गिर पड़े। शियाओली ने गार्ड्स को इशारा किया और वे समझ गए। उन्होंने जियांग दाओ और बाई वानवान को खींच कर ले गए। मैं अचानक आगे बढ़ा। रुकिए, जियांग दाओ ने जो मुझे सीक्रेट्स लीक करने के मामले में फंसाया था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये सुनकर जियांग दाओ का शरीर कांपने लगा। उसका पुराना टशन एकदम गायब हो चुका था। पहले जियांग दाओ को लगा था कि उसने बाई ग्रुप की सीईओ को पटा लिया है तो वो कंपनी में कॉलर ऊंची करके घूम सकता है। ऊपर से उसके पास जियांग फैमिली के छोटे मालिक होने की ढाल भी थी। तो उसे लगा था कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मुझे बेइज्जत करके बाई ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा और शायद मुझे भारी कॉम्पेंसेशन और जेल जाने की नौबत भी झेलनी पड़ती। और अब मैं वो बेचारा बिना ग्राउंड वाला इंसान नहीं हूँ और उसकी फेक आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो चुकी है। उसका इकलौता सपोर्ट भी एक फ्रॉड निकला। जियांग दाओ को लगा कि वो अब गया काम से पूरी तरह खत्म, पर वो फिर भी डिठाई से अड़ा रहा कि बिना एविडेंस के मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो जिद करता रहा कि उसने मुझे नहीं फंसाया। ये सब उसका किया धरा नहीं है। ये सच था कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था और ये भी सच था कि मैं जियांग दाओ का कुछ नहीं कर सकता था। बस किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उस मोमेंट बाई लुयान कोई मूव चलेगी। सबने देखा कि वो ब्यूटीफुल और कोल्ड बाई लुयान धीरे से मेरी तरफ बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जब तक मेरा अच्छेन खुश है तब तक करोड़ों प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो डूब भी गया तो डूबने दो। तो वहाँ मौजूद जियांग फैमिली के अलावा मुझे लगता है उस वक्त सबके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, प्रेसिडेंट बाई बहुत डोमिनेंट है। बस इतना ही। इवेंट के बाद बाई लुइन के अपने पति के लिए डॉटिंग वाली कहानी एक ही झटके में बैक ग्रुप में फेल हो जाएगी। जियांग दाओ ने मुझे देखा जो बाई लुइन की चेरिश्ड पर्सन है और जियांग फैमिली को भी। उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो गई थीं। लो तो एक जैसे हो सकते हैं पर उनका फेट अलग अलग है। हालांकि उसका और मेरा सरनेम जियांग एक ही है, लेकिन
फेट ने तय कर दिया था कि हम दोनों जिंदगी में अलग अलग रास्ते चलेंगे। इस बार मुझे फ्रेम करने के लिए जियांग दाओ ने लगभग सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और बै वानवान उसकी अकम्प्लिस था। जैसे ही जियांग दाओ पकड़ा गया, वो भी ट्रबल में पड़ जाएगी। एविडेंस की कमी के कारण यह इम्पॉसिबल था और जियांग दाओ और बै वानवान अब बैक ग्रुप में नहीं रह सकते थे। मैंने सुना कि बै वानवान के बैक ग्रुप छोड़ने वाले दिन जियांग दाओ उसके घर पर उसे ढूंढने आया। दोनों ने बै वानवान के रेंटेड रूम में एक फियर्स आर्ग्यूमेंट किया। बाद में यह फिजिकल अल्टरकेशन तक ले गया। उसके बाद बै वानवान को मारपीट हुई। मैंने सुना कि मामला काफी सीरियस था, इतना कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। चेकअप में पता चला कि बै वानवान प्रेग्नेंट है। ये बच्चा जियांग दाओ का था और बच्चे को प्रोटेक्टिव चार्म मानते हुए जियांग दाओ ने लॉजिकली बै वानवान के घर में शिफ्ट कर लिया। और बाद में भी मैंने सुना कि जियांग दाओ और बै वानवान की शादी नहीं हुई। बै वानवान के बच्चे को जन्म देने के बाद जियांग दाओ ने बै वानवान का सारा पैसा ले लिया और रन ऑफ कर गया, क्योंकि बै वानवान को बाय ग्रुप ने फायर कर दिया था। वे बाद में समान जॉब ढूंढना बेसिकली इम्पॉसिबल था। हाई पेइंग इनकम खो देने के बाद उसे अपनी माँ और नवजात बच्चे की भी सपोर्ट करनी पड़ी। ये बहुत मुश्किल टास्क था। जब भी बै वानवान आगे नहीं टिक पाती, वो शुरुआत में क्या हुआ था याद करके गहरी पछतावा में डूब जाती। मैं जो जियांग परिवार का यंग मास्टर हूँ की बात पूरे ग्रुप में पूरी तरह फैल गई थी। उसके साथ साथ बे लोयान के अपने पति पर लाड़ करने की अफवाहें भी फैल गईं। अब बैक ग्रुप में ऊपर से नीचे तक, कर्मचारी से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक सबको पता था। मैं पहले सोचता था कि चाहे मेरी असली पहचान खुल जाए, काम वैसा ही चलता रहेगा, पर चीजें बिल्कुल अलग थीं। सब कुछ बदल गया। तो शायद वो जियांग परिवार के यंग मास्टर की मेरी स्टेटस से सतर्क थे या फिर बे लुयान की पोजीशन थी। सेल्स डिपार्टमेंट में मेरा वर्कलोड धीरे धीरे घटता गया। जब दूसरे कॉलीग्स बहुत बिजी होते तो कई कभी मेरी मदद मांगते थे, और लोग अपना ब्रेक टाइम या कीमती आफ्टर वर्क टाइम भी बलिदान करके भी मुझे कोई काम नहीं देते। इससे मुझे बहुत अजीब लगा। मैं बाय ग्रुप में खुद को ट्रेन करने आया था, पर अब सब मुझे प्लेग की तरह अवॉइड कर रहे हैं। तो वो मुझे कुछ भी करने नहीं देता, तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सिचुएशन कुछ दिनों तक चला और साफ था कि मैं खुश नहीं था। लंच के दौरान बै लोयान ने साफ तौर पर महसूस किया कि मेरा मूड ठीक नहीं था। नाक में बै लोयान ने मेरे सामने रिब्स की प्लेट रखी। देखते हुए कि मैं अभी भी नहीं उठ रहा था, उसने ज्यादा दबी नहीं डाली। ये बस इतना ही। लंच के बाद बै लोयान ने ऑफिस का दरवाजा लॉक किया और मुझे लाउंज में खींच लिया। बै लोयान ने मुझे बिस्तर के किनारे बैठा दिया, तो उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और मेरी गोद में बैठ गई। अगर ठीक है तो बता दे, वो। मैं एक पल सोचा और उदास होकर बोला, लोयान, क्या मैं बहुत कॉर्नी हूँ? फिर बाई लुआन हैरान रह गई, फिर मुस्कुरा पड़ी। तो तू क्यों पूछ रहा है? मैं होंठ चुटकी से मोड़ लिया। खैर, मैं तो पहले से ही रिच यंग मास्टर हूँ। खाने पीने या कपड़ों की कोई टेंशन नहीं। फिर भी मैं इंडिपेंडेंट पे रहने पर अड़े रहता हूँ। मैं नतीजतन मैंने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया, और यहाँ तक कि मुझे सबको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने देना पड़ता है। अब मेरी आइडेंटिटी खुल गई है। मेरे कोलिग्स सब मेरे को ऑफेंड करने से डरते हैं, तो वो मुझे कुछ भी करने नहीं देते। मैं ये कहता हूँ तो मेरी आवाज़ कुछ सेकंड के लिए हिचकिचा गई। तो शायद तू सही था। शायद तू मुझे बस अपनी साइड पर ट्रांसफर कर दे, तो कम से कम मैं अभी भी तुझे टी सर्व कर सकता हूँ और वाटर डाल सकता हूँ। बाई लोयान ने एक हल्की हंसी निकाली। उसने एक हाथ से धीरे धीरे मेरा ठुड्डी उठाया। बाई लोयान की आवाज बहुत कोमल थी। क्या तू सच में सेल्स डिपार्टमेंट का काम इतना पसंद करता है? वो वहीं रहने के लिए मेरी साइड पर ट्रांसफर को नकार रहा है। मैं कुछ समझाना चाहता था, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। काफी देर हिचकिचाने के बाद भी मैं सिर हिला दिया। तो मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जो तेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सके। क्या तू समझ रहा है मेरा मतलब? बाई लोयान ने गहरी नजर से मुझे देखा, फिर अचानक झुककर मेरे होठों पर चुंबन किया। एमएच, बेशक मैं तुम्हें समझता हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो बस ऐसे ही करते रहो। चलो एक नैप ले लो। मैंने सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। मैं जल्दी ही सो गया। बाई लोयान चुपचाप लाउंज से निकल गई। वो ऑफिस से बाहर निकली और शाओली की डेस्क के पास खड़ी हो गई। मेरे लिए सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बुला दो। शाओली ने सिर हिलाया और तुरंत फोन उठाकर इंटरनल लाइन पर कॉल किया। तो थोड़ी देर में मैनेजर वांग एलिवेटर के दरवाजे प्रकट हुआ। मैनेजर वांग बाई लोयान के ऑफिस में ज्यादा देर नहीं रुके, जल्दी से निकल गए। सेल्स डिपार्टमेंट वापस आने के बाद मैनेजर वांग ने खास तौर पर ऑफिस के सभी कर्मचारियों को मीटिंग रूम में छोटा मीटिंग करने के लिए इकट्ठा किया। छोटी मीटिंग की खास बात सिर्फ उपस्थित लोगों को ही पता थी, तो मैं पूरी तरह से अनजान था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने बाई लोयान के लाउंज में एक नैप ले ली थी, और दोपहर के काम शुरू होने से पहले जब मैं ऑफिस वापस आया, फिर से बदल गया था। सिर्फ एक दोपहर में ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस में सबको एमिनेसिया हो गया हो। तो कोई नहीं याद रखता था कि मैं जियांग परिवार का यंग मास्टर हूँ। बे ग्रुप के सीईओ की अंग्रेजी और वो सहकर्मी जो पहले मुझे प्लेग की तरह बचते थे, अब सब खुशमिजाज और फ्रेंडली हो गए। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी असली पहचान सामने आने से पहले की स्थिति में वापस आ गया हो। मैंने आसपास की सब चीजें, साथ ही वो परिचित वर्कलोड देखा, और एक पल के लिए सब कुछ अनरियल सा महसूस हुआ। ये तो एक ड्रीम जैसा था। मूड बढ़िया था।
इसलिए मेरा वर्क एफिशिएंसी भी स्काईरॉकेट हो गया। मैंने क्लॉकिंग आउट से पहले अपना काम खत्म कर दिया। कई बार चेक करने के बाद कि कुछ भी बचा नहीं है, मैंने अपने सामान पैक किए, ऑफिस में कॉलिग्स को वैसा ही बाय बाय कहा, फिर ऑफिस से निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, ऑफिस में सबकी राहत की एक साथ की हुई सिसकी गूंजने लगी, लेकिन मैं वो नहीं देख पाया। पफ, सीईओ की फियंसी आखिरकार ऑफ काम से छुट्टी ले ली। अभी हमारी परफॉर्मेंस तो बढ़िया थी, है ना। सीईओ की फियंसी को तो संतुष्ट होना चाहिए। अगर सोचा जाए तो सीईओ की फियंसी पहचान सामने आने से पहले काफी फ्रेंडली थी, तो हम थोड़े ज्यादा तो नहीं हो गए? क्या मतलब पहचान सामने आने से पहले फ्रेंडली थी, अब भी बहुत फ्रेंडली है। सही है, तुम सही कह रहे हो। असल में हमें जियांग सर को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे अवॉइड करना सीईओ की फियंसी को। जैसे ही ये बात कह दी गई, ऑफिस में अभी भी मौजूद सब लोग हाँ में सिर हिलाने लगे। तो मैं पहले ही ऑफिस से निकल चुका था, इसलिए मैं इन सब बातों से अनजान था। मैंने बाय लुओ यान का प्राइवेट एलिवेटर लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में नीचे गया। बाय लुओ यान के साथ मेरा रिलेशनशिप उजागर होने के बाद एक ही फायदा था कि अब मुझे चुपके से बाय लुओ यान के साथ घर नहीं जाना पड़ता। डिनर पर पापा अचानक कोई इंपॉर्टेंट चीज याद कर गए। सही है, 1 महीने में ओल्ड मास्टर का 80वां जन्मदिन होगा। ओल्ड मास्टर बाय का इरादा है कि एक सिंपल पार्टी रखी जाए। वैसे इस वक्त पापा की नजर मेरे ऊपर टिकी हुई थी। अगर तू जरा करीब से देखेगा तो उसकी आंखों में हल्की हिचकिचाहट दिखेगी। तो मैं पूरी तरह क्वेश्चन मार्क से भर गया था। फिर पापा की बात आगे चलती सुनी। वैसे वेल ने भी एचन और लोयान की एंगेजमेंट की खबर पब्लिकली ऐलान कर दी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैं वहीं पर पूरी तरह स्टन हो गया। एंगेजमेंट? पापा ने सिर हिलाया। हाँ, चूंकि तू जियांग फैमिली में वापस आया है, तो लोयान के साथ तेरी एंगेजमेंट भी फाइनल करनी पड़ेगी। ओल्ड मास्टर मेरे बारे में फिक्र कर रहे हैं, इसलिए वो सब कुछ थोड़ा जल्दी सेट कर लेना चाहते हैं। तो ओल्ड मास्टर बे और ओल्ड मास्टर जियांग की यंग एज में लाइफ एंड डेथ फ्रेंडशिप थी। ऊपर से मेरे पापा और बाई लुयान के पापा का रिश्ता भी है। बस टाइम की बात है कि दोनों फैमिली इन लॉज बन जाएंगी। मैं चुप रहा। ओल्ड मास्टर बे का 11वां बर्थडे नजदीक आ रहा है। बाई फैमिली का फ्यूचर ग्रैंडसन इन लॉ होने के नाते मुझे लगा कि गिफ्ट तैयार करना चाहिए। मेरी राय है, अगर गिफ्ट देना है तो ऐसा कुछ देना चाहिए जो उन्हें पसंद आए। तो उसी रात मैं खास तौर पर बाई यिन के कमरे में चुपके से घुस गया। मैंने सोचा कि चूंकि बे लुओ यिन ओल्ड मास्टर बे की जैविक ग्रैंड डॉटर है, तो उसे दादाजी की पसंद नापसंद बहुत अच्छी तरह पता होगी। तो मैं बाई लुओ यिन से कुछ इन्फो लेके फिर सोचूंगा कैसे इस गिफ्ट को तैयार करूं। तो सिर्फ इतना ही, जब मैं बे लुओ यिन के कमरे में चुपके से गया तो स्टडी में कोई नहीं था और बेडरूम में भी कोई नहीं था। सिर्फ बाथरूम से पानी बहने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तो मेरे गाल लाल हो गए। मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल सही टाइम पकड़ लिया। तो बाई लुओ यान के शॉवर खत्म करने के बाद उससे अजीब सी टकराव से बचने के लिए मैंने पहले निकलने और बाद में वापस आने की प्लान बनाई। पर मैं अभी तक एक कदम भी नहीं उठा पाया। तो बाथरूम में पानी की आवाज बंद होते ही फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। तो मैं घबराते हुए इधर उधर देखता रहा और मेरी आंखें कमरे के बड़े बिस्तर पर ठहर गईं। तो मैं कंबल उठाया और उसके अंदर छिप गया। छिपते ही मुझे तुरंत पछतावा हुआ। जितनी भी बढ़िया गए मैं छिप सकता था, कंबल के नीचे छिपने से कहीं भी बेहतर होता। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही मैं गुस्से में कंबल के नीचे छिप गया। बाई लुयान टॉवल में लिपटी गीले बाल सुखाते हुए बाहर निकली। लगभग तुरंत ही बाई लुयान ने बिस्तर पर वो गड़बड़ देख ली। बाई लुयान पहले हैरान रह गई, फिर उसके होठों के कोने मुस्कान में बदल गए। उसने टॉवल को पास की कुर्सी की पीठ पे फेंका और धीरे धीरे बिस्तर की ओर चली। कंबल के नीचे छिपते हुए मैं सुन रहा था। फुटस्टेप्स करीब आते ही मेरा दिल धड़कने लगा। फुटस्टेप्स बिस्तर के बगल में रुक गए। कंबल के पीछे से मैं लगभग बाई लुयान की नजर खुद पर महसूस कर रहा था। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैं तय किया कि शायद मुझे पहल करनी चाहिए और बाहर आकर समझाना चाहिए। लगभग उसी वक्त मैंने फैसला किया कि पहल करके बाहर आकर सब समझाऊं। जैसे ही मैं कंबल उठाए, बाई लुयान झुकी। जब हमारी आंखें मिली, मैं तुरंत कंबल खींच लिया, लेकिन बाई लुयान ने उसे रोक दिया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या छुपा रहे हो? अब मैं हकलाते हुए कुछ नहीं बोल पाया। तो मैं गुस्से में अपनी आंखें बंद कर दिया और अचानक मेरे होंठ गर्म हो गए। दोनों ने पैशनेटली चुंबन किया। इसी कारण अभी दरवाजा अचानक धक्के से खुल गया। लुयान, क्या तेरे पास थोड़ा टाइम है? तो माँ तुझसे बात करना चाहती है। जब माँ बाई ने कमरे की सिचुएशन साफ देखी तो वो वहीं फ्रीज हो गई। सेकंड बात, माँ बाई अचानक मुड़ी और जल्दी जल्दी बाई लुयान के कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ तक कि दोनों के लिए दरवाजा भी सावधानी से बंद कर दिया। मेरे पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं रहा। एक भी एक्सप्लेन का शब्द नहीं निकल पाया। मैं बस हेल्पलेसली देखता रहा जैसे माँ बाई बाहर चली गई। बाई लुयान ने अपनी नजर वापस ली, नीचे दी हुई आज के मैं को, और बोली, चलते रहें। मैं आखिरकार सेंस में आया। बाई लुयान ने धीरे धीरे हंसी और मेरे बगल में लेट गई। क्या तू सोचती है आंटी बाई को लगता है मैं रॉग हूँ रात के लेट टाइम में तेरे कमरे में दिखना? इस बार मैं पूरी तरह से डन हूँ। बाई लुयान ने हेल्पलेसली हंसी। डर मत, मेरी माँ तुझे बहुत लाइक करती है। शायद वो इस सीन को देखना चाहती थी। इसे सुनते ही मेरे चेहरे पे हिचकिचाहट की लुक आ गई। पर अभी तक हम शादीशुदा नहीं हुए। बाई लुयान ने आईब्रो उठाया। क्या हम 1 महीने में एंगेज नहीं हो रहे हैं? तो बाई लुयान ने जब एंगेजमेंट का जिक्र किया तो मेरे कान लाल हो गए। यार,
तुम्हें पता था? बाई लुयान ने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने जैसे ही वापस आए ये बात मुझे बताई। मैंने मान्यता अनुसार गुनगुना दिया, सुना था कि उसने प्रपोज किया था। वो नहीं था यार, वो मैं ही था। मैं पूरी तरह से स्टन हो गया। बाई लुयान को शंका भरी नजर से देख रहा था। बाई लुयान ने सिर घुमा दिया। उसकी नजर नरम थी। दादाजी को बताने वाला मैं ही था। मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये भी कुछ ऐसा है जो उसे खुशी से देखना पसंद है। तभी पता चला कि वो बूढ़ा मास्टर बाई जो अपनी गमी बर्थडे पर हमारी एंगेजमेंट की घोषणा करने की प्रपोज कर रहा था, असल में बाई लुयान का आइडिया था। ये जानकारी समझने के बाद माँ बाई से पहले की तरह पकड़े जाने से बचने के लिए मैंने सोचा कि बेहतर है न करें, बाई लुयान के बिस्तर में ही रहो। उठते ही मुझे अभी समझ आया कि बाई लुयान का बाथ टॉवल पिछले मूवमेंट्स की वजह से गिरने वाला है। मैं अंदर से ही सिसकी नहीं रोक पाया। बाई लुयान का फिगर वाकई खूबसूरत है। उसके सारे कर्व्स बिल्कुल परफेक्ट जगहों पर हैं। तो बाई लुयान ने मेरी चुपके से उसकी तरफ झांकने को नहीं चुका, पर सीधे मुझे नहीं पकड़ा। तो शादी के लिए लड़के को पाने में थोड़ा सा फायदा दिखाना शारीरिक फिजिक में भी बहुत जरूरी है। अरे हु, क्या तुम पहले चेंज करना चाहोगी? अब बाद में बात कर लेंगे। आखिरकार इतनी खूबसूरत फिगर के सामने खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और बाई लुयान ने मुझे एक झलक दी और फिर हाँ में सिर हिलाया। तो ठीक है, तो 1 मिनट मेरे लिए इंतजार कर दो। बात करने के बाद बाई लुयान ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़ी। उसने वार्डरोब से एक सेट पायजामा निकाला और बदलना शुरू किया। तो अगर मैं चाहूँ तो अपनी गर्दन मोड़कर बयान के चेंज करने का सीन देख सकता था, लेकिन मैंने रेजिस्ट किया। तो मैं लगातार गहरी सांसें लेता रहा, शरीर का टेम्परेचर कम करने की कोशिश में। हाँ, मैं बदल गया हूँ। मैं मुड़ गया तो मैंने बाई लुयान को काली सिल्क पायजामा पहने देखा। तो काली रंग बाई लुयान पर खास तौर पर बहुत खूबसूरत लग रहा था, एकदम लग्जरी फीलिंग दे रहा था। तो चाहे उसने कपड़े पहने हों या नहीं, मुझे लगा बाई लुयान वाकई में बहुत खूबसूरत है। बाई लुयान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साइड में खींच लिया। इतनी देर से अचानक तुम क्यों आई? तभी मुझे याद आया वो जरूरी काम जिसके लिए मैं बाई लुयान को ढूंढ रहा था। कि मैंने उसे बताया कि मैं ओल्ड मास्टर बाई के लिए गिफ्ट तैयार करना चाहता हूँ। मैंने बाई लुयान को सब कुछ समझा दिया और फिर मैंने बाई लुयान को बताया कि मैं उसके पसंद के हिसाब से गिफ्ट देने का आइडिया रखता हूँ। मेरी उसकी फैमिली की कदर देखकर बाई लुयान बहुत खुश हो गई। तो बाई लुयान ने शुरू किया मुझे ओल्ड मास्टर बाई की प्रेफरेंसेस के बारे में बताने में। शायद बचपन में वो सोल्जर था, इसलिए मारने वाले दिनों से थक गया था। तो अपनी उम्र के आखिरी दौर में ओल्ड मास्टर बाई को आर्टिस्टिक चीजें पसंद थीं। उदाहरण के तौर पर गो, कैलीग्राफी, सिरेमिक्स वगैरह। जब तक चीज एलिगेंट रहती, ओल्ड मास्टर बाई उसे बहुत पसंद करता था। इसे सुनकर मैं एक पल के लिए सीरियसली सोचने लगा। ओल्ड मास्टर बाई की स्टेटस देख के उसके पास जरूर बहुत सारी फाइन थिंग्स होंगी। तो ओल्ड मास्टर बाई के टेस्ट के मुताबिक गिफ्ट ढूंढना वाकई आसान नहीं है। मेरी ट्रबल्ड एक्सप्रेशन देखकर बाई लुयान मुस्कुरा गई। मेरे ख्याल से उन चीजों से भी दादा एक गिफ्ट ज्यादा चाहते हैं। ओल्ड मास्टर बाई को एक गिफ्ट सबसे ज्यादा चाहिए सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। वो क्या है? कौन सा गिफ्ट वो सबसे ज्यादा चाहते हैं? जल्दी बताओ यार, आचेन जानना चाहता है कि वो सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। तो मैं अभी बताता हूँ। ये सुनते ही मेरे दिल में बुरा फीलिंग उठ गया। जैसा कि हुआ, अगली सेकंड में बाई लुयान मेरे कान में झुकी और कुछ फुसफुसाया। वो बहुत समय से एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को पकड़ने की इच्छा रखता है। क्या ख्याल है तेरा? मैं अचानक बहुत नींद आ गई। मैं फिर से स्लीप मोड में जा रहा हूँ अब, और सुनने की हिम्मत नहीं हुई। सीधा अपने रूम में दौड़ गया। बाई लुयान ने मेरा पीछा नहीं किया। निकलते ही 1 घंटा और बीत गया। फिर माँ बाई ने बाई लुयान के दरवाजे पर फिर से खटखटाया। खट, माँ अंदर आ सकती है। उसी समय बाई लुयान ने अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर लिए थे। खटखट की आवाज सुनते ही उसने तुरंत दरवाजा खोलने की तरफ बढ़ी। माँ हो, क्या तुम मुझे किसी काम के लिए ढूंढ रही हो? माँ बाई ने देखा कि दरवाजा खुला है और उसकी आंखें कमरे में इधर उधर गुड़ी। तो जब उसे मैंने नहीं दिखा तो वह थोड़ा निराश हुई। आचेन वापस चला गया। बाई लुयान ने बेबस सिर हिलाया। वह कुछ देर पहले ही वापस चला गया। माँ बाई ने आप भर ली। ठीक है, असल में मैं तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं ढूंढ रही हूँ। तो मैं बस तुम्हारे और आचेन की एंगेजमेंट के बारे में बात करना चाहती थी। एंगेजमेंट की बात आते ही लुयान बहुत ही सीरियस हो गई। मिस्टर और मिसेस बाई को ओल्ड मास्टर बाई खडे बैंकेट की तैयारी की चिंता थी, इसलिए उनके पास एंगेजमेंट की फिक्र करने का टाइम या एनर्जी नहीं बची। इसलिए एंगेजमेंट का काम सिर्फ बाई लुयान को ही सौंपा गया। बाई परिवार मेरे को उनके जमेले बहुत कीमती मानता है, इसलिए इस एंगेजमेंट पार्टी को जरूर ग्रैंडली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आखिरकार उस दिन ओल्ड मास्टर बर्थडे बैंकेट में जो लोग आएंगे सब हाई सोसाइटी के बड़े फिगर्स हैं। बाई और जियांग परिवार की पावरफुल अलायंस और बाई लुयान का मेरे प्रति रवैया उसका मंगेतर बाई परिवार के एटीट्यूड को दर्शाता है। भले ही दोनों परिवार ऐसे शोभा प्रदर्शन की परवाह नहीं करते, इस बार उन्हें एक्सेप्शन लेके एक ग्रैंड इवेंट करना पड़ा। बाई लुयान ने खुद से ही एंगेजमेंट प्रपोज कर दिया, तो वो बेताब थी कि सबको पता चले मैं उसकी हूँ। इसलिए इस एंगेजमेंट पार्टी को ग्रैंड होना ही था। बाई लुयान बहुत बिजी थी और खुद एंगेजमेंट अरेंज करने का टाइम नहीं था।
पर उसने पहले ही टॉप टीम को कांटेक्ट कर लिया था। जैसे से ही तुम अफोर्ड कर सको, कौन सी ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी नहीं कर सकते। सुपर पावर की पावर। रूम में वापस आके मैं लंबे टाइम तक सोचता रहा, पर फिर भी कोई आइडिया नहीं आया। इसलिए मैंने टाइम निकाल के स्ट्रीट पर वॉक करने का फैसला किया, तो शायद मैं कोई सटीक और सेटिस्फाइंग गिफ्ट ढूंढ पाऊं। तो अगले फ्री पर मैंने डिटर्मिनेटली जियांग ई यांग को बाहर खींच लिया, क्योंकि ये बाई ओल्ड मास्टर के लिए गिफ्ट चुनने का था। जियांग ई यांग ने एक और क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसे बताया कि बाई लू इन ने क्या कहा था। बिल्कुल, मैंने वो सबसे डिजायर्ड गिफ्ट एक्सक्लूड कर दिया। एलियंट गिफ्ट, वो तो मुश्किल नहीं है, पर ओल्ड मास्टर को पसंद आए ऐसा कुछ चुनना वाकई आसान नहीं है। चलो पहले शॉपिंग मॉल में जाकर देख लेते हैं। तो सबसे बुरा केस में हम एंटिक शॉप भी जा सकते हैं। तो मैं नहीं सोच रहा था कि जियांग ई यांग का भी मेरा ही थॉट होगा। पहले स्टॉप पर दोनों भाई शॉपिंग मॉल गए, सिर्फ इतना ही कि मैं यहाँ किसी एक्वेंटेंस से मिलूंगा, ये नहीं सोचा था। जैसे ही दोनों ने शॉपिंग मॉल में एंटर किया, उन्होंने सामने दो लोग देखे, एक मैन और एक वुमन। औरत की उम्र 40-50 के बीच लग रही थी, पूरी तरह से फैट और उगली। उस चेहरे को देख ही उल्टी जैसा महसूस हुआ, बिल्कुल नौवो रेचे वाला चेहरा। तो पर उसके बगल में खड़ा आदमी जवान और हैंडसम था, डिजाइनर सूट पहने हुए फैट औरत को गले लगा रहा था। तो मैं उस मी को लंबे टाइम तक घूरता रहा, फिर समझा कि वो कौन है, सोंग जाओ। पिछली बार के बाद से मैं इस बंदे को फिर नहीं देखा था, तो काफी टाइम तक उसे ना देखे रहने के बाद भी मैं ऐसा नहीं सोच पाया सोंग जाओ बहुत बदल गया होगा। सोंग जाओ ने भी दो भाइयों को पास ही खड़े देख लिया। उसके चेहरे की स्माइल एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसके चेहरे पर गिल्ट और शर्म की झलक आई जब मैं उसे ऐसे जगह पर पकड़ लिया। इतनी पिटी हालत में सोंग जाओ सोच रहा था कि कहीं छेद मिल जाए जहां वो रेंग सके। सोंग जाओ के शरीर के टाइट होने को महसूस करके औरत ने नाखुशी में भौहें सिकोड़ ली। उसने एक हाथ से उसकी कमर को पिच किया। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा रेस्टरूम जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए उस स्टोर में इंतजार करोगे? मैंने सोंग जाओ की कोकेटिश टोन सुनी और असहज महसूस किया। मेरे बगल में जियांग ने आंखें रोल की, चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी। औरत को ये चीज वाकई पसंद लग रही थी। वह पंजे पर खड़ी होकर सोंग जाओ के गाल पर एक चुंबन दिया, फिर वो अपनी गोल मटोल काया लेकर स्टोर में घुसी। जैसे ही औरत चली गई, सोंग जाओ का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो हमारे दोनों की तरफ स्ट्राइड करके आया। जियांग यांग ने भौहें चढ़ा ली। अनजाने में सोंग जाओ दो भाइयों से ज्यादा दूर नहीं रुका। उसकी आंखें मेरी तरफ जोर से टिकी रहीं, जबकि मैं जियांग यांग के पीछे से बचाव में था। जियांग चेन बहुत टाइम हो गया मिलके। मैं जियांग के पीछे से बाहर निकला, सीधा उसकी ओर देखा। बहुत टाइम हो गया मिलके। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना चेंज हो जाओगे। मेरा इरादा सरकास्टिक होने का नहीं था, लेकिन सोंग जाओ ने वैसा नहीं समझा। अभी उसकी हालत याद करके, और मैंने उसे सीधे इस स्टेट में देखा था। और सोंग जाओ ने गुस्से में दांत पीस लिए। अब मुझे ऐसे देखकर तुम बहुत खुश हो, है ना? मेरे चेहरे पर सवालों के निशान भर गए। मैं इस हॉस्टिलिटी को समझ नहीं पाया। तो मैं सोच रहा था कि सोंग जाओ की ये बिन वजह वाली हॉस्टिलिटी कब तक चलेगी। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तुम जो लाइफ जीना चाहते हो उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। ये कहने के बाद मैंने जियांग यांग को खींचा निकलने की मंशा से, लेकिन सोंग जाओ बार बार हमारे सामने ब्लॉक करता रहा। दोनों के सामने? जियांग चेन, तुम जियांग फैमिली के यंग मास्टर हो, सही? मैं सोंग जाओ को शांति से देखा। मेरी टोन इंडिफरेंट थी। तो तुम क्या कहना चाहते हो? सोंग जाओ ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। तो मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ये बात उसने जियांग ताओ से सीखी है। जियांग ताओ को बुरे ग्रुप से निकाल दिया गया। उसके मकसद क्या थे मैं नहीं जानता, पर उसने जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन सोंग जाओ को टेक्स्ट कर दिया। उसके साथ सैरकास्टिक रिमार्क्स भी थे जो जियांग ताओ के वेंटेड एंगर से भरपूर थे। सोंग जाओ ने एडमिट किया कि जैसे ही उसे पता चला कि मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, उसकी मेरे लिए हेट और भी स्ट्रांग हो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा रिजेंटमेंट था, और मैं पहले ही यंग मास्टर था। तो फिर शुरू में मैं थोड़ा सा उसे क्यों नहीं मान लेती? अगर मैंने जल्दी अपना आइडेंटिटी खुलासा कर दिया होता तो वो मेरे टारगेट करने के लिए हर तरीका नहीं अपनाता। अगर उसे मेरी आइडेंटिटी जल्दी पता चलती तो उस समय उनके रिश्ते के साथ सोंग जाओ आसानी से बाई ग्रुप में टिक सकता था। अब वो फायर नहीं होता, साथ ही वो अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जाता। अपनी माँ जितनी उम्र वाली एक ओल्ड वुमन में फंसने के लिए मैंने जियांग ई यांग को खींचा और आगे बढ़ गया। सोंग जाओ को इग्नोर करते हुए सोंग जाओ फिर से हमें ब्लॉक करना चाहता था। इसी मोमेंट पर जियांग ई यांग ने बोल दिया, जियांग फैमिली के पास बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। अगर तुम्हें वो टेस्ट नहीं करना तो मेरे रास्ते से हट जाओ। उस एक लाइन ने सोंग जाओ को फॉल्टर करवा दिया। इस वर्ल्ड में जियांग और बाई दोनों फैमिली ऐसी पावर हैं जिन्हें तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए। अभी इन दोनों फैमिली का ट्रेजर डार्लिंग हूँ। कुछ सच है कि सोंग जाओ मनी वाले किसी को लैच किया था, पर वो भरोसेमंद नहीं था। जियांग फैमिली की तुलना में जिस ओल्ड वुमन को उसने लैच किया था वह बस रिच ही थी, और अगर उसे मेरी आइडेंटिटी पता चलती तो उसके लिए उस ओल्ड वुमन को जियांग फैमिली को ऑफेंड करवाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। जो कौन जानता है, जब वो मेरी और जियांग ई यांग की आइडेंटिटी जान लेगी
तो वो शायद जल्दी ही उसके साथ सारे टाइज कट कर देगी। उसने सच में दोनों पर्सन और मनी खो दी होगी। सोंग जाओ अब रेकलेसली एक्ट करने की हिम्मत नहीं करता। जियांग यांग मुझे लेकर उसके सामने से पूरे स्वैग में निकला। जैसे ही हम सोंग झाओ के पास से गुजरे, वो जियांग यांग उसके दिल पर वार करना नहीं भूला। कच्चा लगता है तुम अपनी इस नई आइडेंटिटी में काफी अच्छे से ढल रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। ये बोलकर जियांग यांग ने हाओ को इग्नोर कर दिया तो सोंग साओ का चेहरा तुरंत बहुत खराब हो गया और जियांग मुझे सीधे टशन में वहां से ले गया। और जब हम काफी दूर निकल गए तो मैंने जियांग यांग की तरफ देखा। भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सार्केज्म वाला टैलेंट इतना खतरनाक है। जियांग यांग ने अपने बालों को स्टाइल से पीछे किया। क्या मैं अभी सुपर कूल लग रहा था? कूल। मैंने जियांग यांग की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे डबल थम्स अप भी दिया। इसके बाद वो दोनों कई स्टोर्स में गए, कुछ ठीक ठाक चीजें देखी, पर मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा जैसा कि पहले प्लान किया था। अगर मॉल में कोई सही गिफ्ट नहीं मिला तो दोनों भाई एंटीक मार्केट चले गए अपनी किस्मत आजमाने। तो पर इन एंटीक चीजों के साथ ऐसा है कि अगर तुम एक्सपर्ट हो तो ठीक है, वरना तुम्हारा चूना लगना पक्का है। क्योंकि मेरे आसपास किसी को इन चीजों के बारे में पता नहीं था तो मैंने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ जियांग यांग को कुछ चीजें दिखी जो उसे लगा कि ओल्ड मास्टर बाई के लिए गिफ्ट हो सकती हैं, पर मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। पूरा दिन बीत गया और दोनों भाई खाली हाथ घर वापस आ गए। जैसे ही मैं और जियांग यांग घर में घुसे, मम्मी हमें खींचकर एक कमरे में ले गईं। वो इंसान जो मेरा नाप लेने वाला था वो काफी देर से वेट कर रहा था। वो नाप होने के बाद वो लोग अपना सामान पैक करके निकल गए और तभी माँ को दिन के 2 भाइयों के रिजल्ट पूछने का टाइम मिला। पता चला कि मैं कोई बढ़िया गिफ्ट नहीं चुन पाई तो माँ ने कुछ शब्दों से मुझे कंफर्ट किया। जियांग चेन, तो मुझे पता है तुम दादा को सबसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हो, पर खुद को ज्यादा प्रेशर मत डालो। जब तक वो तुम्हारा गिफ्ट है, दादा जरूर पसंद करेंगे। जियांग यांग ने पूरी तरह से हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जियांग चेन, इतना परफेक्शनिस्ट मत बनो। पहले एंटीक शॉप में जो चीजें देखी थी मैं सोच रहा था। शुरू में मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हो गया। अब मुझे पता है दादा को क्या गिफ्ट दूं। माँ और जियांग यांग पहले हैरान रह गए, फिर एक साथ बोले, क्या गिफ्ट है ये? मैं रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई पर अपनी प्लान नहीं बताई। देखते ही कि मैं नहीं बताना चाहता। माँ और जियांग यांग ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार वो बर्थडे पार्टी वाले दिन ही पता लगा लेंगे, क्योंकि मैं गिफ्ट का प्लान पहले ही समझ चुका था। उस रात में बहुत अच्छी नींद ली। अगले दिन मैंने जियांग फैमिली को बताया कि मुझे सिटी बी वापस जाना है। जब उन्हें पता चला कि ये ओल्ड मास्टर बाई के लिए गिफ्ट चुनने के लिए है, जियांग फैमिली ने मुझे रोक नहीं पाई। बाई लुओयान और मैं सिटी बी के लिए प्लेन में चढ़ गए। तो कुछ घंटे बाद प्लेन सुरक्षित तौर पर लैंड कर गया तो मैं बाई लुओयान का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर निकला। एयरपोर्ट के गेट पर पहले से ही एक कार पार्क की हुई थी। मैंने उस परिचित कार को देखा, फिर बाई लुओयान की ओर देखा। क्या ये हमारी कार है? बाई लुओयान को मेरे शब्दों का चुनाव बहुत पसंद आया। वो खुशी से मुस्कुराई। मीटान, हमारी कार, चलो अंदर बैठते हैं। तो बाई लुओयान और मैं मैबाग की बैक सीट पर बैठे। बाई लुओयान ने पूछा, क्या थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए होटल ढूंढें या सीधे वहाँ चलें? मैंने एक पल सोचा, चलो सीधे वहाँ चलते हैं। पहले मैं पुष्टि करना चाहता हूँ कि वो जगह अभी भी वैसी है या नहीं। अब फिर मैंने सामने वाले ड्राइवर को एड्रेस दे दिया। मेटेबाग उस गेट के सामने रुक गया जो थोड़ा पुरानी दिखने वाले रेजिडेंशियल एरिया का था। कई महीने बाद इस परिचित जगह को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी बीत गई हो। बाई लुओयान ने मुझे कार से बाहर निकाला। अगला कहाँ? मैं रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। कि कोई जल्दी नहीं, पहले तुम्हें कुछ टेस्टी खाने के लिए ले चलता हूँ। फिर मैंने लुओयान का हाथ पकड़ा और गली में चल दिया। कुछ मिनट चलने के बाद हमारे सामने एक नूडल शॉप दिखाई दी। मैंने वो फेमिलियर महक सूंघ ली और मुंह में पानी आ जाने वाला फील हुआ। बाई लुओयान की ओर मुड़ते ही मेरी आंखों में तारे भर गए। जैसे, लियो यांग, इस दुकान के पुरानी और छोटी होने की फिक्र मत करो, इधर के नूडल्स वाकई बहुत डिलीशियस हैं। बाई लुओयान ने मुझको देखा और उसके होंठ के कोने हल्के से स्माइल हो गए। क्या छोटा जियांग चेन अक्सर इधर खा जाता था? मैं सिर हिलाया। इधर का ओनर अक्सर मेरी और दादी की देखभाल करता था, तो वो हमेशा हमें ढेर सारे नूडल्स देती थी। चूंकि ये जियांग चेन की बचपन की याद है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। बाय लुओयान और मैं तेजी से दुकान में घुस गया। 2 बाउल बीफ नूडल्स। जब बाई लुओयान और मैं दुकान में अंदर गए तो लंच का भीड़ खत्म हो चुका था। फिर भी छोटे से साफ किचन में अभी भी कुछ लोग बैठे थे। ओनर की उत्साही रिप्लाई, सही, अभी लाते हैं। तो मैं बाई लुओयान को उस सीट की तरफ खींचा जहां मैं और दादी हमेशा बैठते थे। दुकान का स्केल बड़ा नहीं था, पर सौभाग्य से बहुत क्लीन रखी थी। फिर भी दीवारों पर टाइम के कुछ निशान बचे थे। शुरू में जब मैं बाई लुओयान को बैठाने के लिए खींचा तो थोड़ा एंक्सियस फील हुआ कि मैं महसूस करता था कि बाई लुओयान की स्टेटस देखते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था और शायद उसने पहले कभी ऐसे जगहों को नहीं देखा होगा। और अब बाई लुओयान को कोई डिस्गस्ट या बदलाव का एक्सप्रेशन नहीं दिखते देख मैं चुपके से राहत में सिसी ली। थोड़े ही टाइम बाद मालिक ने 2 बड़े बाउल बीफ नूडल्स ले आया।
वो जब उसने मुझे देखा, मालिक के चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं दिखा। जब उसने मेरे बगल में बाई लुयान को देखा तो वो कुछ सेकंड के लिए स्टन हो गई कि तेरी आवाज से ही पता चल गया कि तू ही है, लॉन्ग टाइम हो गया है तुझे देखे हुए। तो मैं मालिक की तरफ चमकदार स्माइल दिया। तो मैं शहर में शिफ्ट हो गया हूँ। मालिक ने उसके माथे पर थप्पड़ मार दिया। मेरे इस हेड को मैं भूल गया था कि तू और तेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स दोनों शहर में शिफ्ट हो गए। तेरे पेरेंट्स तेरे साथ अच्छे हैं क्या? जब मालिक ने ये सवाल पूछा तो उसकी आंखें अनजाने में मेरे बगल में बाई लोयान की ओर झुकी। बाई लोयान बिना कुछ कहे बस स्माइल कर गई और आगे से कुछ भी नहीं बोली। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। खुद की आवाज़ में सुनते हुए मैं कह रहा हूँ कि मैं बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ। मालिक ने राहत की सांस ली। बढ़िया, मैं देख सकता हूँ कि तू अब बहुत बढ़िया जी रहा है और ये लड़की भी वैसी ही है। तो मैं जब तक खुद से उसका इंट्रोड्यूस करने वाला था, बाई लोयान पहले ही बोल पड़ी। मैडम, तो मैं हूँ जियान चेन का फायंसी बाई लोयान। मालिक को भी नहीं लगा था कि कोल्ड लुकिंग बाई लोयान खुद से सवाल का जवाब देगी, तो वो कुछ सेकंड के लिए स्टन रही और उसके चेहरे की स्माइल और भी ब्राइट हो गई। तो तू जियांग चेन का फायंसी है? क्यों, कितनी सुंदर है तू, हमारे जियांग चेन के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। तो उस क्षण में ठंडी बाई लोयान का चेहरा भी एक दुर्लभ हल्की मुस्कान दिखा रहा था। धन्यवाद, मैं होंठ पिचकाए और साइड में हंसा। ऑनर ने मुझे एक नजर दी। उसकी आंखों में बड़े का जूनियर के लिए वाला स्नेह भर गया। ठीक है, मैं अब तुम्हें दोनों को नूडल्स खाने से नहीं रोकूंगा, तो मैं फिर से काम पे लग जाऊंगा। इसके बाद ऑनर ने दूसरी चीजें करने चली गई। मैंने बाई लोयान को जल्दी करने और ट्राई करने के लिए कहा, क्योंकि मैं चॉपस्टिक उठाने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। मैंने एक मोटा बीफ का स्लाइस उठाया और मुंह में डाल दिया। वो परिचित स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। ऑनर की सीक्रेट रेसिपी वाला बीफ फिर से खाने से मुझे वो खोया हुआ संतोष मिल गया और बाई लोयान ने भी मेरी आनंद की अभिव्यक्ति देखकर चॉपस्टिक उठाई और एक बाइट चखी। मुझे मानना ही पड़ा, ऑनर का बीफ वाकई में लाजवाब था। नूडल्स भी बहुत चबाने लायक थे और बाई लोयान भी नहीं और मैं भी बात नहीं की और अनजाने में हम बड़े बर्तन के सारे नूडल्स खा गए। उसी क्षण ऑनर सफाई करने आई। स्वाद कैसा था? क्या तुम्हें पसंद आया? वाक्य का आखिरी हिस्सा बाई लुइन को संबोधित था, तो मैंने ऑनर की मुस्कुराया। लुयान ने कहा कि नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे। अच्छा है, अच्छा है। चेन, इस बार वापस आने पर तुम्हारे पास कुछ काम है क्या? तभी मुझे याद आया कि मैं सिटी बी में वापस आने का असली कारण क्या था। पहले मालिक से पूछने का बढ़िया मौका था ताकि फालतू ट्रिप ना हो जाए। सही है मैडम। क्या मिस्टर, क्या यू अभी भी पुराने जगह पर है? सुनते ही मालिक ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, वो बूढ़ा आदमी कल ही मेरे दुकान में नूडल्स के लिए आया था। उसने तो तुम्हारा भी जिक्र किया। आज तुम्हारा वापस आना मैं नहीं सोचा था। क्या तुम पुराने आदमी को मिलने वापस आए हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही कह सकते हो। मेरे पास एक छोटा सा मामला है जो मैं मिस्टर से पूछना चाहता हूँ, तो तुम मदद करोगे? बूढ़ा आदमी इस समय शायद अपने दुकान में होगा, तो तुम सीधे दुकान में जाकर उसे ढूंढ सकते हो। ठीक है। भर पेट खा लेने के बाद बाय लोयान और मैं निकलने की तैयारी कर रहा। जाने से पहले बाय लोयान पेमेंट करने वाला था, पर मालिक ने मना कर दिया। ये तो सिर्फ 2 बाउल नूडल्स हैं, इसे तुम्हारे 2 लोगों के लिए मेरा ट्रीट मान लेना। सही है। जैसे ही वो बोली, मालिक ने पीछे की किचन से सिल्ड बीफ का जार निकाला और मेरे हाथों में रख दिया। तो मैं ही जानता तुम दोनों कब निकल रहे हो। रास्ते में खाने के लिए ये बीफ ले लेना। अपने हाथों में बड़े बीफ के जार को देखते ही मेरा दिल गर्मी से भर गया। मैडम, तो इतना फॉर्मल मत बनो, जब फ्री हो तो आके मिल ले। ठीक है। वो बाय लोयान और मैं एक लुक एक्सचेंज किया, फिर छोटे शॉप से बाहर निकल पड़े। ऑनर ने दोनों को अलविदा कहा। उसके पीछे वाले शॉप की पेमेंट मशीन ने नोटिफिकेशन की आवाज निकाली। ऑनर एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर धीरे धीरे हंसी। ये बच्चा अभी मैं जब ऑनर नहीं देख रहा था, मैं काउंटर पेमेंट QR कोड स्कैन करके नूडल्स और बीफ की पूरी रकम एक पाइस भी कम नहीं दे दिया। ऑनर सच में तुम्हारे लिए दयालु है, तो मैं उसे नुकसान नहीं उठने दे सकता। बाई लोयान ने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ के कोने हल्के से ऊपर उठे। मैं जिन बड़े बीफ जार को लेकर चलना असुविधाजनक था, इसलिए मैंने जार पहले कार में रख दिया। फिर मैं बाई लोयान को रास्ते में एक अलग दिशा की तरफ खींचा। मैंने बाई लोयान को उस जगह से मिलवाया जहां मैं बचपन से लेकर अब तक रहा हूँ। छोटा पार्क, सब्जी मार्केट, यादें हर जगह थी। जब हम यूनिवर्सिटी के पास से गुजरे, बाई लोयान रुक गई। स्कूल के मेन गेट को देखते हुए मैं नहीं जान पाया वो क्या सोच रही थी, तो मैं उसके बगल में खड़ा होकर बंद स्कूल गेट को देख रहा था। सुना है शेन चाओ वेई तुम्हारा जूनियर है। मैं हैरान रह गया। बहुत समय बाद उस नाम को सुनकर थोड़ा चौंक गया। सही है, क्या बात है? तो बाई लोयान मुड़कर मुझे गंभीरता से देखी। क्या उसने यहाँ तुझसे कबूल किया? मैं यूनिवर्सिटी गेट की तरफ देखा, फिर बाई लोयान को बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा और अचानक हंसी फूट पड़ी। तो बाई मैडम अब मेरे साथ पुरानी स्कोर की बात कर रही है क्या? या फिर मैं आगे बढ़ा, बाई लियान के चेहरे के करीब झुका और ऐसी आवाज में बोला जो सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते थे। ओ या बाई मैडम जलती है, अगर जल रही है तो उसे थोड़ा कोस करना पड़ेगा। तो ये सुनते ही बाई लियान की आंखें सिकुड़ गईं। फिर वो मेरे बाहों में कूद पड़ी। अचानक वाला हग मुझे थोड़ा हैरान कर गया। ऐसा नहीं कि मैंने बाई लियान खूबसूरत बॉडी को पहले कभी नहीं देखा, बस मैं शर्मीला था।
इसलिए उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। पतले कपड़े के जरिए मैं उसके बॉडी की सॉफ्टनेस साफ महसूस कर रहा हूँ। मैं अनजाने में गला घूंटा, दिल भी असामान्य तेज धड़क रहा था। बाई लुयान ने एक हल्की चकली निकाली। वो आवाज मेरे पैर को कमजोर कर देती है। वो तो जियांग चेन मुझे कोस करेगा या नहीं। मैं अपने मुंह के किनारे की पागल सी मुस्कान को दबाने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक बाई लुयान के गाल पर एक चुंबन लगा दिया। क्या वो काफी है? बाई लुयान ने हल्का फ्रॉन किया। पूरा नहीं, मैंने उसे एक और चुंबन दिया। बाई लुयान ने हल्का सिर हिलाया। अभी भी कुछ कमी लग रही थी तो मैं दंग रह गया। लगा कि बाई लुयान सच में अपनी किस्मत आजमा रही है। मैंने उसका चेहरा हाथों में ले लिया। चेहरा हाथों में लेकर मैंने उसे जोर से होठों पर चुंबन किया। बाई लुयान को खुश करने के लिए मैंने उसे कुछ सेकंड तक चुंबन किया, फिर पीछे हट गया। ये तो गुड एनफ होना चाहिए, है ना? बाई लुयान के होठ खुशी से मुस्कुराए। उसकी आवाज नरम और क्यूट थी। गुड एनफ, लेट्स गो। हमें मिस्टर यू को ढूंढना नहीं है क्या? जैसे ही वो बोली, बाई लुयान ने अपना हाथ मेरा से जोड़ लिया और दोनों ने एकदम क्लोज पोज में किसी दिशा में चलना शुरू किया। दोनों जब दूर तक चल गए, एक औरत सड़क के कॉर्नर से बाहर आई तो वो दोनों के जाने की दिशा में घूरती रही और काफी देर बाद ही मुड़कर चली गई। दोनों इधर उधर घूमते रहे और आखिरकार एक पॉटरी की दुकान के सामने रुक गए। तो बाई ने दरवाजे पर ढेर हुए सामान को देखा, फिर छोटी सी दुकान के अंदर झलक मार ली। क्या मिस्टर यू यहाँ नहीं? तो यह है मिस्टर यू की पॉटरी शॉप। जैसे ही मैं बोला, मैंने बाई लुयान को दुकान में खींच लिया। जैसे ही हम चलते हुए अंदर देखे, पॉटरी की दुकान बड़ी नहीं थी। अंदर बहुत कम चीजें थी पर जगह साफ सुथरी थी। तो दोनों के दरवाजा जाने की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। पीछे बैठा छोटा ओल्ड मैन यू लाओ झपकी ले रहा था। आवाज सुनते ही उसने तुरंत सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा और फिर अगले ही सेकंड में उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो चेयर से उछलकर खड़ा हो गया। अचेन, क्या वो तुम हो? क्या इस दादा की आंखें उसे ट्रिक कर रही हैं? मैं बाई लू को हाथ से छोड़ दिया और यू लाओ की तरफ कुछ कदम रन किया। मैं हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? मैं तुम्हें मिलने वापस आया हूँ। यू लाओ के चेहरे पर अभी अभी आया वो स्माइल एक सेकंड में ही धुंधला हो गया। मैं नहीं मानता कि तुम मुझे मिलने वापस आए हो। तो तुमने आखिरी बार मुझे कब विजिट किया था? मैं यू लाओ के टेम्परामेंट को समझता हूँ और जानता हूँ कि मैं कई महीने से उसे नहीं मिला। वो सच में नाखुश था, इसलिए मैंने खुशी खुशी और धीरज से उसे कोस किया। यू लाओ के बेटे बेटी पोते पोती भी थे, पर वो खास तौर पर मुझे पसंद करता था। उससे पता था कि मैं रोड साइड से दादी जियांग ने उठाया था, इसलिए उसने बचपन से ही मुझे एक्स्ट्रा अफेक्शन दिया। क्यों कह सकते हो कि यू लाओ ने भी मुझे बड़ा होते देखा और मेरी पर्सनालिटी बहुत लाइकेबल थी। मैं भी हैंडसम और ब्राइट था, जो यू लाओ को खास तौर पर पसंद आया। इसलिए मैंने लंबे टाइम तक धीरज से उसे कोस किया और यू लाओ अब इतना नाखुश नहीं रहा। और यू लाओ की नजर बाई लोयुन पर पड़ी, जो साइड में चुपचाप खड़ी थी। उसकी स्क्रूटिनी नजर बार बार उसे ऊपर नीचे स्कैन कर रही थी। जियांग चेन, तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो थोड़ा? मैं मुस्कुराया और उसे यू लाओ से इंट्रोड्यूस किया। यू दादा, उसका नाम बाई लोयुन है। अब वो मेरी फियांस है। बाई लोयुन ने शालीनता से थोड़ा झुककर यू लाओ को ग्रीट किया। हेलो मिस्टर यू लाओ की आंखें सिकुड़ गईं। बाई लून, हम नाम तो बढ़िया है, वो भी काफी खूबसूरत लग रही है। हमारे जियांग चेन के लिए बढ़िया मैच है। दादाजी, लुओ यान बहुत ही शानदार है। लुओ यान को भी मेरे असली माँ बाप ने बचपन से ही दुल्हन बना दिया था। यू लाओ ने हैरान होकर सिर घुमा के मेरी ओर देखा। बचपन से दुल्हन? फिर क्या तुमको वो लड़की पसंद है? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो नहीं, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। चिंता मत करो दादाजी, मैं खुद को ऐसी चीज करने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा जो मैं नहीं चाहता। तो तुम निश्चिंत रहो, ये सुन के मैं तैयार हूँ। यू लाओ ने राहत की सांस ली। वो मेरे असली दादा नहीं थे, पर फिर भी वो एक से भी बेहतर थे। छोटी बच्ची, आगे चल के तुम्हें जियांग चेन को अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये बूढ़ा आदमी पहला होगा जो तुम्हें छूट नहीं देगा। धमकी मिलने पर बै लोइन के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं दिखी। उसका रवैया विनम्र और गंभीर था। निश्चिंत रहो दादाजी, मैं जियांग चेन को अच्छी तरह से संभालूंगा। यही तो चाहिए था। जियांग चेन, इस बार फिर से मेरे पास किसी काम से आए हो? अब मेरी अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मीली थी। दादाजी, सच में मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। यू लाओ ने एक मैं तो जानता था वाला एक्सप्रेशन दिखाया। बोल, किस चीज में मेरी हेल्प चाहिए तुझे? लुओ यान के दादाजी अब अपने 80वें बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तुमसे थोड़ा गाइड करने को कहूंगा, ताकि हम लुओ यान के दादाजी के लिए एक छोटा गिफ्ट बना सकें। तभी भी भाई लुओ यान को समझ आया कि मैं सिटी भी वापस जाकर उसके दादाजी के लिए खुद से बर्थडे गिफ्ट बनाने की ट्रबल उठाया था। ओल्ड मास्टर बाई ने अपनी जिंदगी के आधे हिस्से में रिचनेस और स्प्लेंडर में जिया था। उसने किस टाइप की गुड थिंग देखी थी, तो पर बाई लुओ यान को पूरा यकीन था कि ओल्ड मास्टर मेरे गिफ्ट को जरूर पसंद करेगा। ठीक है, अब हमें सिखाने के लिए तुम्हें ट्रबल लेनी पड़ेगी, बाई लुओ यान ने भी बोल दिया। यू लाओ ने पहले मुझको देखा, फिर बाई लुओ यान को। आखिर में उसने ना तो मना किया और हाँ में सिर हिलाया। वे पार्टी में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें टाइम और पैशन है।
एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। यू लाओ को मिलने से पहले ही मैं इस बारे में सोच रहा था कि बाई लुओ यान इतनी बिजी है तो वो मेरे साथ करने का टाइम कभी नहीं देगी। ऐसे में मैं यू लाओ के साथ यहाँ पॉटरी सीखने के लिए रुक जाऊंगा। बाई लुओ यान पहले सिटी ऑफ फर्स्ट वापस जा सकती थी, तो मैं पहले ही बहुत कंटेंट था कि वो मेरे साथ आ सकती है। कीपर जो उसने सुझाव दिया कि बाई लुओ यान पहले सिटी वापस जाए, कुछ नहीं कहा, बस बाहर जाकर फोन कॉल कर गई। फिर जब वो वापस आई, बेई लुओ यान के होठों के कोने हल्के से उठे हुए थे, तो उसने हाथ में फोन हिलाया। मैंने अपनी लीव ले ली है, तो मैं तेरे साथ ही रह रहा हूँ। मैं हैरान रह गया और लंबे टाइम तक दंग रहकर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे बोला, पर तू तो सीईओ है, तूने लीव किससे ली? बाई लुओ यान ने हल्की हंसी के साथ एक हाथ से मेरे सिर पर थपथपा दिया। बेवकूफ जियांग चेन, मैंने अपनी लीव अपने पापा से ली। जैसे ही उसे पता चला कि मैं तेरे साथ रहने के लिए लीव ले रहा हूँ, उसने तुरंत ही इसे मंजूर कर दिया। अब भी मैं पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि बाई लुओ यान सच में सिटी बी में मेरे साथ रहना चाहती है। तू सच में मेरे साथ रहना चाहती है? बाई लुओ यान ने सिर हिलाया। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट ली। क्या जियान नहीं चाहता कि मैं रुकूं? ऐसा नहीं है, बस मैं सोच रहा था कि तेरी कंपनी बहुत व्यस्त है और तेरे पास मेरे साथ रहने का टाइम नहीं होगा। बाई लुओ यान की नज़र नरम थी। बस जब बात मेरे जियांग चेन से जुड़ी हो, ये सब चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दादाजी अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर बाई लुओ युन ने अपना हाथ मेरा हाथ से जोड़कर छोटे शॉप में अंदर चली गई। यू लाओ ने पहले ही उनके दोनों के लिए मिट्टी के काम के सारे जरूरी टूल्स और मटेरियल तैयार कर रखे थे। बाई लुओ युन और मैं वहाँ दो ज्ञाकारी छात्रों की तरह बैठे। जब यू लाओ टीचिंग मोड में था, अपने सामान्य स्वभाव की तुलना में वो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। मुझे तो लगा कि यू लाओ की नजर अब काफी तेज हो गई है। यू लाओ ने कहा, चेन, तू सोच रहा है क्या बनाना चाहता है? मैंने सिर हिलाया। मैं तो पहले ही सोच ले रहा था कि क्या बनाऊंगा। आने से पहले तो सुना है कि बूढ़े मास्टर बाई को चाय पीना बहुत पसंद है, तो मैं 2 चाय के कप बनाना प्लान कर रहा हूँ। पूरी सेट क्यों नहीं बना रहा, ये मत पूछ। अगर पूछे तो बता दूं, पूरी सेट बनाना बहुत ज्यादा है कि मुझे पता है कि मैं इसे बनाने के लिए काफी स्किल्ड नहीं हूँ। यू लाओ ने सिर हिलाया। चाय के कप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे भी मैं तो सिर्फ 2 ही बना रहा था, वर्कलोड भी ज्यादा नहीं था और मुझे लगा कि स्कूल में मेरी समझ की स्किल्स खराब नहीं थी। 2 कप बनाने मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स भी ठीक ठाक थी, तो कुछ दिनों में डेसेंट चाय के कप बन जाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर कुछ घंटे बाद सामने वाला वो दयनीय कप देखकर मैं रोना चाहता था, पर आंसू नहीं निकले। बचपन में तो ये बिल्कुल आसान लग रहा था, तो अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा? वैसे मेरे बगल में बाई लोयान खड़ी है। उसका काम ज्यादा खूबसूरत नहीं था, पर कम से कम मुझे लगा कि उसने मेरे से बहुत बेहतर किया। यू लाओ ने दोनों के बने हुए प्रोडक्ट्स को देखा। उसकी सफेद भौहें लगभग एक साथ जुड़ गई थी। यूट्यूब, बाई लोयान और मेरी कारीगरी एक दूसरे को अजीब ढंग से देख रही थी, तो उन्हें भी नहीं लगा था कि उनकी स्किल्स इतनी खराब हैं। दादाजी, क्या हमारी स्किल्स अभी भी बच सकती हैं? यू लाओ ने अब हर ली, कोई बात नहीं, चलो आज को बस प्रैक्टिस मान लेते हैं। तो देर हो रहा है, तुम दोनों पहले वापस जाके आराम कर लो। मैं दरवाजा खोलते ही समझा कि अभी मैं कितना ज्यादा फोकस्ड था। बाहर का आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। इतनी देर हो गई क्या? बाई लोयान ने दरवाजा झांकते ही मेरे साथ खड़े होकर यूलाओ की छोटी दुकान साफ करने में मदद की। हम यूलाओ को घर छोड़ने से पहले ले गए। जब दोनों ने उसे अलविदा कहा, पहले उन्होंने डिनर के लिए रेस्टोरेंट गया, फिर होटल वापस आए। शाओली ने 2 कमरे बुक किए थे। मेरा कमरा बाई लोयान के कमरे के ठीक सामने था। असल में अगर मुमकिन होता तो शाओली एक ही कमरा बुक करने का सोचता, पर वह खुद से फैसला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या बाई लोयान नहीं चाहती थी? नहीं, वो वाकई चाहती थी, पर अभी भी ये संभव नहीं था। तो सिर्फ इतना कि ये सोच बहुत जल्दी आ गई थी। एक अलग तरह से समझा। होटल के कमरे में वापस आने के बाद मैंने कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया। तो जब मैं बाहर आया तो दरवाजे पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने भौहें सिकुड़ी और नाइट स्टैंड वाला फोन उठाया। रात का टाइम पहले ही लेट हो चुका था। इस घड़ी पर मेरे दरवाजे पर कौन आ सकता है? और फिर अचानक मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो मैं होटल में ठहरा था और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था, बस बाई लोयान को ही पता था। और अगर बेलोन सच में रात में मुझे ढूंढना चाहती थी तो वो मेरे दरवाजे के सामने इधर उधर फड़फड़ाते हुए नहीं रहती। ऐसा सोचते हुए मैंने झिझक नहीं की और तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसी पल जो व्यक्ति पहले मेरे दरवाजे पर कुछ कर रहा था, डर के मारे फटाफट भाग गया। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैं जल्दी से आगे बढ़कर उस औरत को पकड़ने की कोशिश की। अब फिर एक हाथ से उस व्यक्ति को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से पुलिस को कॉल किया। ज्यादा देर नहीं हुई, पुलिस आ गई और उस व्यक्ति को ले गई। बाद में बेई लोयन और मैं समझे कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। रात के बीच में मेरे दरवाजे पर आई वो औरत असल में नीचे वाले फ्लोर पर किसी आदमी को ढूंढ रही थी। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो औरत नियर साइटेड थी, तो उसने फ्लोर गलत समझ लिया था, जिसकी वजह से ये फालतू का ड्रामा हुआ। सच जानकर मैं पूरी तरह स्पीचलेस थी, पर इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि अगर मैं अकेले सोई तो मुझे डर लगेगा। लुबाई यान ने मुझे देखा। उसके ठंडे चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन दिखाई दिया। तो काफी देर बाद उसने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? मैंने अपने हाथ फोल्ड किए और सीरियस होकर बोली,
लुओयान, मुझे अपने साथ सोने दो। तो मेरी आंखों में वो हल्का सा डर देखकर बाई लुओयान के मन में अचानक उस गलतफहमी फैलाने वाले को थैंक यू बोलने का ख्याल आया। क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है कि मैंने सोचा था कि बाई लुओयान मेरे साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती? तो मैं बड़बड़ाया, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। भले ही मेरी आवाज धीमी थी, बाई लुओयान ने उसे बिल्कुल साफ सुन लिया। मैंने बस देखा कि बाई लुओयान अचानक गहरी सांस ली और मुझे अपने रूम में खींच ले गई। रूम में घुसते ही बाई लुओयान ने मुझे तुरंत दरवाजे की दीवार से धक्का मार दिया। रूम की रोशनी धुंधली थी। मैं बाई लुओयान का चेहरा मुश्किल से देख पा रहा था। अंधेरे में बाई लुओयान की आंखें बहुत चमक रही थी। आचेन, क्या तुम्हें पता है कि किसी औरत को गचलो साथ में स्लीपर कहना क्या मतलब रखता है? तो मैं अभी कहने वाला था कि हाँ, लेकिन अचानक कुछ समझ आया। मेरे कान इमीडिएटली लाल हो गए। तो मैं कोशिश की कि अभी जो कहा था याद कर सकूं। तो मैंने सच में बाई लुओयान को बताया था कि हमें साथ में स्लीप करना चाहिए। तो उस वक्त मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखूं तो वो शब्द इतने सेक्सी क्यों लग रहे थे? और बाई लुओयान की अभी की रिएक्शन देखकर क्या उसने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया? वो तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं? अगर मैं कहूँ कि मेरा मतलब वो नहीं था, तो क्या वो मुझ पे ट्रस्ट करेगी? वो जब मैं अपनी एक्सप्लेनेशन निकाल ही रहा था, बाई लुओयान ने मेरे होंठ सील कर दिए। आमतौर पर जो कोमल और लंबे चुंबन होते हैं, उसके उल्टा इस बार मैं साफ साफ महसूस कर रहा था कि इस किस में एक फोर्सफुलनेस और थोड़ी इमरजेंसी है। तो मुझे लगा कि मेरे गालों का तापमान कुछ डिग्रीज बढ़ गया और बाई लुओयान के होठों से एक हल्की मौन निकली, जो हमारे पैशन वाले किस में दोनों को चौंका गया। तो मैं लुओयान को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों की गहराई में ऐसा लगा जैसे कोई इमोशन फूटने वाला था, पर मैं एक सेकंड बाद उसे दमन कर दिया। तो फिर मैंने अपना चेहरा बाई लुओयान की गर्दन में दबा दिया और कुछ गहरी सांसें ली। हालांकि मैंने अपने पापा से वादा किया था कि शादी से पहले लुओयान के साथ आगे कोई कदम नहीं उठाऊंगा, पर अगर कोई अनपेक्षित सिचुएशन सच में आया तो मैं दिल से पूरी तरह सोचा और एक डिसीजन ले लिया। अब मैं सोचता हूँ मैं एग्री करूंगा। फिर इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए मैंने खुद को हैरान कर दिया। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत कंजर्वेटिव इंसान हूँ जो ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और शादी से पहले अपनी आधी के साथ गहरा कनेक्शन नहीं। तो जब मैं शेन किया वेई के साथ लगभग 1 साल तक था तो कुछ भी नहीं हैपन होता, पर अब जब वो बे लुओयान थी तो मैं बिल्कुल भी अनविलिंग नहीं था। अगले दिन एक बढ़िया नाइट स्लीप ली। जैसे ही आंखें खोली, मैं अपने बाहों में उस पर्सन को देखी तो मैं एक पल के लिए डेजी हो गई। फिर याद आया कि कल रात क्या हुआ था। तो मैं थोड़ा सा सिर नीचे किया और सही में बाई लुओयान का शांति से सोया हुआ चेहरा दिखा। बाहर की धूप पर्दों से कमरे में झांक रही थी, तो मैं अपने बाहों में बाई लुओयान को देख रहा था। अचानक मुझे एक शांत और खूबसूरत सालों की फीलिंग आई। ईच बाई लुओयान ने स्लोली आंखें बंद करके फिर खोल ली। उसके अंदर आमतौर पर ठंडी आंखें रहती हैं। झिलमिलाया अभी अभी उठे किसी की धुंधली हालत, एक गुड मॉर्निंग अभी अभी उठी होने की वजह से बाई लुओयान की आवाज पूरी तरह जागने पर की आवाज से भी ज्यादा सुस्त और सुनने में मीठी लग रही थी। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ा बहुत चिढ़ाया जा रहा हो। मेरे कान हल्के गुलाबी हो गए। तो गुड मॉर्निंग, बाई लुओयान ने फोन की ओर हाथ बढ़ाया नाइट स्टैंड पर टाइम चेक करने के लिए। फिर से मेरे बाहों में लेट गई। क्यों, क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाना चाहोगे या मैं होटल से लाकर दे दूं? मैंने एक पल के लिए सच्ची सोच में डूबा। चलो बाहर खा लेते हैं। बूढ़े वाले की दुकान के पास एक रियल बढ़िया नाश्ते की जगह है, तो तुम्हें जरूर ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलो उठते हैं। इसी के साथ बाई लुओयान उठी और सीधे बाथरूम की ओर चली गई। मैं बैठ गया। जब हम तैयार हो गए, बाई लुओयान और मैं हाथ में हाथ डाल के होटल से बाहर निकल पड़े। मैं वाकई बाई लुओयान को उस बहुत ही डिलीशियस नाश्ते वाले स्टॉल पर खाने ले गया, और जब नाश्ते वाले स्टॉल की ओनर ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की हैरानी की लहर दौड़ गई। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, उसकी आंखें मेरे बगल में खड़ी बाई लुओयान पर टिकी और वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई। तो मैंने ओनर के एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया। मैडम वही ऑर्डर प्लीज, मेरे लिए वही 3 आइटम। ओनर हंसी और एक कहूँ वाली आवाज में जवाब दिया। तो उसने झटपट मेरे ऑर्डर की वो 3 डिशेज लाया। तो उसकी नजर फिर से बाई लुओयान पर पड़ी, चेन की नई गर्लफ्रेंड। तो मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर सिर हिलाते हुए सीरियस टोन में बोला, वो मेरी फियांसे है। ओनर, जिसने अभी राहत की सांस ली थी, पूछने वाली थी कि बाई लुओयान मियान मेरी बहन है क्या। उसने नहीं सोचा था कि मैं पहल करूंगा और सीधे बाई लुओयान को अपनी पहचान के तौर पर इंट्रोड्यूस करूंगा। अरे यार, तू शियाओ शेन से ब्रेकअप कर दिया। मालिक बहुत ही सीधे साधे थे। वो जो दिमाग में आया फिर फटाफट कह देती थी। तो वो बात पूरी तरह से बिना सोच समझे फूंक मार के कह दी गई थी। जो कहने के बाद मालिक को भी लगा कि ये थोड़ा अनफिट था। उसके चेहरे पर पूरी माफी की झलक थी। मेरा मतलब वैसा नहीं था। कोई बात नहीं मैडम, शेन किया वेई और मैं दोस्ताना ढंग से ब्रेकअप कर लिया। हम बहुत समय पहले ही ब्रेकअप कर चुके थे। ओनर को लगता था कि वो और कुछ बोलना चाहती है, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं कहा। उसी वक्त और कस्टमर आए, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुकी और चल गई। भले ही ओनर का कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं फिर भी बाई लुओयान के एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहा था। शेन किया वेई और मेरा पुराना रिलेशनशिप कभी बाई लुओयान से छुपा नहीं रहा था। उसने तो मुझे मेरी सबसे पैथेटिक हालत में भी देख लिया था, लेकिन शेन किया वेई और मैं बहुत समय से कनेक्शन ही नहीं रखते थे।
इस बार सिटी बी में वापस आते हुए मुझे इतना ज्यादा लोग उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं सोचा था। लियो यान, क्या तुमने यहाँ आते समय हंगरी होने की बात नहीं की थी? जल्दी कर और खाले में होठों को पिंट कर कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन मैं लोयान सीधे एक सूप डंपलिंग उठाकर अपने मुंह में धसाया। खाले, मैं गुस्से में नहीं हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पुराना हो गया है ना? ये सुनते ही मैं जोर से सिर हिलाया तो मुंह में डंपलिंग चबाते हुए मैंने कहा, सब कुछ तो अब पुराना हो गया है। मैंने नहीं सोचा था कि ओनर ऐसा करेगा। बाई लो यान मुस्कुराई। अचानक एक किस सीधे मेरे लिप्स पर गिर गया। अपर चेन का प्रेजेंट और फ्यूचर बस मेरा ही रहेगा। तो मैं पेस्ट की फिक्र नहीं करता। मुझे इतना टेज किया कि गाल थोड़े लाल हो गए कि तभी मुझे पता चला कि बे लुओ यान और अभी भी एक बहुत भीड़ भाड़ वाले नाश्ते के स्टॉल में खा रहे थे। तो बे लुओ यान का अभी का अचानक किस जो नाश्ता खाने खरीदने आए लोगों ने सब देख लिया होगा, तो मैं हमारे आसपास के लोगों के चेहरों को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने अपनी चॉपस्टिक उठाई, फिर सिर नीचे करके खा लिया। बे लुओ यून ने धीरे धीरे हंसी, जैसे उसे लगा कि ये इश्क का इशारा अभी काफी नहीं। उसने तो नैपकिन लेकर मेरे मुंह को पोंछ भी दिया। मेरी फिक्र मत कर, बुजुर्ग को लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो हुर्री करो, मैं इल सुनूंगा मैया चेन की जो भी कहे। और हम दोनों ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर दिया। हमने मिस्टर यू के लिए एक पोर्शन टू गो भी ले लिया और फिर हम हैंड चलते हुए मिस्टर यू की तरफ गए। यू की छोटी सी दुकान संयोग से जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, मिस्टर यू भी अभी दुकान में पहुंच रहा था। यू भी अभी दुकान में पहुंच रहा था। जब उसने हमें हैंड इन हैंड देखे मिस्टर यू ने हल्का सा स्नॉट किया। मैं जानता हूँ तुम दोनों कितने क्लोज हो, इस बुजुर्ग के सामने अपनी अफेक्शन दिखा रहे हो। मैं जल्दी से बे लुयान का हाथ छोड़कर प्यार से मिस्टर यू की बाह में हाथ डाल दिया। यू दादा बिल्कुल नहीं, तो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है, चलो थोड़ा खा लेते हैं। तो मिस्टर यू ने बाई लुयान के हाथ में जो ब्रेकफास्ट बैग था उस पर फिर से स्नॉट किया। तेरे पास अभी भी दिमाग बचा है नटखट, तू अभी भी याद रखता है कि मुझे क्या खाना पसंद है? बिल्कुल, मैं कभी नहीं भूल सकता। चल दादू, चलो अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। वह जब मैं बोल रहा था, मैं पीछे बाई लुयान को आंख मारता। मैंने मिस्टर यू को शॉप में हाथ पकड़ते हुए ले गया। बाई लुयान समझ गई और उसके होठों के कोने हल्की सी स्माइल में मुड़ गए। वो भी अपना नाश्ता वाला बैग लेकर आई जो उसकी ऑरा से बिल्कुल नहीं मिल रहा था और पीछे पीछे चलती रही। तो 2 दिन सीखने के बाद तीसरे दिन में आखिरकार एक ठीक ठाक दिखने वाला टीकअप बना सका। बाई लुओ यान के मेरे बगल में काम करते देख कि मैं नहीं रोक सका कि कुछ चीजें वाकई टैलेंट पर ही निर्भर करती हैं। मिस्टर यू ने बाई लुओ यान के काम को बड़ी संतुष्टि से देखा। उसे भी नहीं लगा था कि सिर्फ 2 छोटे दिनों में बाई लुओ यान ऐसा बढ़िया काम बना देगी। तेरी एप्टीट्यूड वाकई बहुत बढ़िया है। ओ लड़की, बाई लुयान का चेहरा बिल्कुल शालीनता से भरा था। ये इसलिए है क्योंकि तू एक बढ़िया टीचर है। वो सबको मीठी बातें सुनना पसंद है। और मिस्टर यू कोई अपवाद नहीं था। छोटी सी लड़की, तू वाकई इस बुड्ढे को मनवाने में धांसू है। मैं अपने काम को देख रहा था, मिस्टर की राय लेनी चाहता था, लेकिन एक पल सोचा। अंत में मैं कुछ नहीं कहा। दादा, मेरी स्किल्स में कोई उम्मीद बची है क्या? मिस्टर यू मेरे तरफ मुड़े, चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने बाई लुयान की ओर एक झलक दी। इस लड़की के साथ फिर भी क्या तू डरता है कि कुछ नहीं बना पाएगा? मैं हैरान रह गया। मेरी नजर बाई लुयान पर पड़ गई जो मेरे बगल में थी। मैंने 2-3 बार पलक झपकाई। बाई लुयान सच में मेरी गाल को चुटकी मारना चाहती थी, पर उसके हाथ मिट्टी से ढके थे, इसलिए नहीं कर पाई। दादाजी सही हैं, तुम और दादाजी दोनों मिलकर भी तुम्हें अकेले नहीं सिखा पाएंगे। वह हम दोनों ने पहली बार पॉटरी ट्राई की तो हम दोनों मिस्टर यू के छात्र थे, साथ में सीख रहे थे। और सिर्फ 2 ही छोटे दिनों में बाई लुयान छात्र से शिक्षक बन गई। हर दिन के टाइम बाई लुयान और मैं मिस्टर यू की पोट्री शॉप में रहते थे और यू पोट्री शॉप रात को हम साथ में होटल वापस जाते थे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। वो चाय का कप जो मैं ओल्ड मास्टर बाई के लिए बनाना चाहता था आखिरकार बन गया। जो तुमने अभी बनाया है वो अभी भी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो बाकी का काम फायरिंग है। ये स्टेप में तुम्हारी मदद करेगा। तो मैं जानता था कुछ चीजें प्रोफेशनल्स को छोड़ देना ही बेहतर है, तो मैंने रिफ्यूज नहीं किया। कुछ दिन बाद लुयान और मैं फायर की हुई फिनिश प्रोडक्ट्स लेकर निकलने की तैयारी की और जाने से पहले मिस्टर यू ने मुझे एक खूबसूरती से रैप किया हुआ बॉक्स दिया। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब ज्यादा ट्रेवल नहीं करता, कृपया इसे मेरे तरफ से ओल्ड मास्टर को ले जा देना। तो मैंने हाथ में लिए बॉक्स को हैरान अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या तुम ओल्ड मास्टर बाई को जानते हो? मिस्टर यू ने फिर से सिर हिलाया। लेकिन नहीं जानता, उस घर को उसके ऊपर बैठे कोए की वजह से पसंद करता हूँ। अचेन, तुम्हें जरूर खुशी होगी। जब फ्री हो तो आकल ना, विदाई हमेशा सैड रहती है। मिस्टर यू की बात सुनकर मेरी आंखें थोड़ी लाल हो गई। अनिच्छा से मैंने मिस्टर यू को गले लगाया। मिस्टर यू को कसके गले लगाया। मेरी आवाज गले में अटक गई। दादा, मिस्टर यू मुस्कुराए। उनकी पतली हाथ धीरे से मेरी पीठ पर थपथपा रहा था। ठीक है, चल यार, एयरपोर्ट नहीं जाना है क्या? तो जितना भी मैं रेजिस्ट कर रहा था, आखिरकार मैं एयरपोर्ट की कार में बैठ गया। मिस्टर यू गली के एंट्रेंस पे खड़ा था, चुपचाप कार को दूर जाते देख रहा था।
कार में मैं मिस्टर यू का दिया हुआ बॉक्स था मेरा, कोयू ने मुझे दिया था। बाई लुयान धीरे धीरे मुझे कंफर्ट कर रही थी। अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो हम किसी को भेज सकते हैं कि वो उसे सिटी एस में थोड़ी देर के लिए ले आए। तो मैं बाई लुयान को देख रहा था, मन थोड़ा डाउन था और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। बड़ा है, बाहर जाना पसंद नहीं करता, उसके अपने बच्चे भी उसे बाहर निकलने नहीं दे पाते। क्या वो सच में मेरे लिए सिटी एस तक ट्रेवल करेगा? लुयान हाथ बढ़ाकर अपने सिर को स्ट्रोक की। अगर ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? हम एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। बिल्कुल सही, अगली बार ट्राई करूंगा। मिस्टर यू के बच्चों और पोते पोतियों की तुलना में मैं उससे ज्यादा टाइम बिता, इसलिए मैं मिस्टर यू की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह समझ गया, जितनी देर से मैं याद कर सकता हूँ। मिस्टर यू हमेशा वहाँ पॉटरी की दुकान चलाता आया है, तो बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मिस्टर यू कभी भी पैसे की कमी नहीं झेलता था। वित्त रूप से मिस्टर यू की जीवन स्तर बहुत अच्छा था। मिस्टर यू की जिद्दी पर्सनैलिटी थी। अगर कुछ ऐसा था जो वो करना नहीं चाहता था तो कोई भी उसे मनवा नहीं सकता था। मिस्टर यू से आया गिफ्ट बॉक्स की बात करें, घर वापस आने के बाद मैंने उसे अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। मैंने जो गिफ्ट ओल्ड मास्टर बाई के लिए तैयार किया था, क्योंकि ये मिस्टर यू की तरफ से बर्थडे गिफ्ट था। यू ने ओल्ड मास्टर बाई और पार्टी के स्टार को दिया, लेकिन ओल्ड मास्टर बाई ने अभी तक उसे नहीं खोला और मैं इसे नहीं खोल पाया। गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है वो सिर्फ ओल्ड मास्टर बाई ही अपने बर्थडे पर खोल के जान पाएगा। वो जल्द ही ओल्ड मास्टर बाई का 80वां बर्थडे सेलिब्रेशन आया। बर्थडे बैंकेट होटल में हुआ, बाई परिवार के पुराने घर में नहीं। पहली बात, बर्थडे सेलिब्रेशन में कई तरह के लोग आएंगे, इसलिए किसी भी झंझट से बचने के लिए। दूसरी बात, चाहे बाई परिवार का पुराना घर हो या पड़ोसी जियांग परिवार का पुराना घर, दोनों ही प्राइवेट रेजिडेंस हैं। कोई भी परिवार अजन्मियों को अपने प्राइवेट घर में नहीं लाना चाहता था, इसलिए बर्थडे बैंकेट होटल में रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। बर्थडे वाले दिन सिटी ए की लगभग पूरी हाई सोसाइटी होटल के बैंकेट हॉल में इकट्ठा हो गई। सिटी ए में बाई और जियांग परिवार की स्टेटस को देखते हुए उन्हें मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत नहीं थी। ये बाहर के मेहमान भी इस बात पर कुछ नहीं कहेंगे कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं किया। होटल लाउंज में डार्क रेड टांग सूट पहने ओल्ड मास्टर बाई हाई स्पिरिट्स में बैठा था। न्यू के बाद बाई यूसी स्कूल वापस चली गई। उसने जानबूझकर ओल्ड मास्टर बाई के बर्थडे पार्टी के लिए वापस आया। वैसे बाई यूसी ने वापस आते ही सबसे पहले मेरे साथ चिपक गया, फिर चुपके से मेरी उसकी बहन के साथ रिलेशनशिप की प्रोग्रेस पूछी, और जब उसे पता चला कि ओल्ड मास्टर बाई बर्थडे बकवेट में माई और बाई लू की एंगेजमेंट की घोषणा करने वाले हैं तो वह पूरी तरह से खुश हो गया। इन लॉ, तुम मेरी बहन से कब शादी करने वाले हो? शादी के बाद तुम कब बेबी प्लान कर रहे हो? मैं अभी भी सबसे छोटा अंकल बनने का इंतजार कर रहा हूँ। बाई यू की बहन की बात सुनते ही सबकी आंखें एक साथ मुझ पर टिकी। मुझ पर ही उनकी नजर में मैं शर्म से लाल हो गया। कोई जल्दी नहीं है। मेरे पापा और जियांग वानरू दोनों ने राहत की सांस ली। बाकी लोग काफी कूल थे। ओल्ड मास्टर बाई ने मेरे पापा और जियांग वानरू के राहत वाले एक्सप्रेशन को एक झलक में देखा, तो फिर उसने अपनी पोती की और उस भाग्यशाली एक्सपेन के साथ देखा। लोई और अंडरस्टूड ने देखा। उसकी अभिव्यक्ति वही रही। उसने शुरू से ही जान लिया था कि जिस आदमी से वो प्यार करती है उससे आसानी से शादी करना आसान नहीं होगा। कि मैंने देखा कि बाई लोयुन कुछ नहीं कह रही थी तो मैंने समझा कि वह नाखुश है, तो मैं तो बाद में उसे समझाने का मौका ढूंढने की भी योजना बना रहा था। बाई लुन मेरे विचारों को पढ़ लेती है, तो उसने सिर नीचे किया, अपनी आंखों में छिपी मुस्कान को छुपा लिया। तो उसने अपने प्यार वाले आदमी को समझ लिया। वो शायद अभी सोच रहा था कि बाद में उसे कैसे एक्सप्लेन करे। जन्मदिन की बैंकट शुरू होने से ठीक पहले होटल मैनेजर खुद आकर उन्हें बुलाया। धनी परिवार की परवरिश ऐसी थी कि बाई फैमिली और जियांग फैमिली देर नहीं कर सकते थे। इस बैंकट के मुख्य अतिथि ओल्ड मास्टर बाई की अगुवाई में दोनों फैमिली शान से बैंकट हॉल की ओर चले और बाई लुयान और मैं एक कदम पीछे बिल्कुल आखिरी में चले। जियांग वानू ने ये देखा और कुछ बोलने ही वाले थे, पर बाई यूएक्सी ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। जियांग वानरू ने बेबस हंसी और आगे कुछ नहीं कहा। वो बाई यूएक्सी को भी साथ ले गई। बाई यूएक्सी पीछे मुड़ी और चुप से मुझे विंक किया। बाई लुयान और मैं आखिर में चले। हम में से कोई भी पहले नहीं बोला। बाई लुयान मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं पहले बोलूं, जबकि मैं सोच रहा था कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। अभी जो हुआ उसे एक्सप्लेन करना। अचानक मेरा हाथ किसी छोटी नरम हाथ से पकड़ लिया गया। वो जान पहचान वाला फीलिंग तुरंत मुझे रिलैक्स कर गया। लुयान, अभी लाउंज में क्या तुम प्लान कर रही थी कि सबके सामने कहा था कि शादी में जल्दी नहीं करनी? वो मुझे एक्सप्लेन करोगी? मैं हैरान रह गया। फिर हाँ में सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बस मेरे पापा और मेरी बहन। तो बाई लुयान अचानक हल्की हंसी में चकली। उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे। आचेन, जो तुम्हें समझते हैं उन्हें एक्सप्लेन की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते वो भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दो तो समझ लेते हैं। तो जब तक मेरे साथ बिया करने को रेडी है, बाकी की टेंशन मैं ले लूंगा। मैं बाई लुयान को देखता रहा।
तो दिल धड़कता जा रहा था और भी फास्ट। लंबे पलों के बाद मैं हाँ में सिर हिलाया। नरमी से बाई लू इनकी माथे पे चुम किया कि हम दोनों को याद आया कि आज ओल्ड मास्टर बाई का 80वां बर्थडे सेलिब्रेशन है। हम बस थोड़ा टाइम बाहर रुक के बैंक्वेट हॉल में घुसे। बैंक्वेट हॉल के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुले। सभी गेस्ट दरवाजे की तरफ देखे। ओल्ड मास्टर बाई बाई और जांग फैमिली को लीड करके मैजेस्टिकली एंट्री मारते हुए अंदर आते देखे। हर एक की वॉचफुल आंखों के नीचे वे छोटे स्टेज पर खड़े हुए। पहले तो मैं आज के सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स को मेरे पापा के 80वां बर्थडे में अटेंड करने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। फादर बाय की आवाज माइक्रोफोन से हर गेस्ट के ईयर तक पहुंची। पापा के 80वां बर्थडे के साथ साथ हमारी बाय फैमिली के पास एक और हैप्पी ओकेजन है अनाउंस करने को। फादर बाय ने स्पीच खत्म करके वार्मली बाय लुइन और मेरी तरफ देखा। एक चेन, इधर आओ। बाई लुओ यान अपनी हाई इनफॉर्मल ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही थी। उसने अपना एक आर्म मेरे साथ इंटीमेटली लिंक किया। दोनों पूरे हॉल की अटेंशन में स्लोली फादर बाय के साइड की तरफ चले तो फादर बाय ने हम दोनों को स्माइल करते हुए नीचे के गेस्ट्स को कहा, आज डबल हैप्पीनेस का डे है। ये सिर्फ पापा का 80वां बर्थडे नहीं बल्कि मेरी बेटी और जियांग फैमिली के यंग मास्टर की एंगेजमेंट का डे भी है। और बाई फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर और बचपन के यंग मास्टर की मैटर हाई सोसाइटी में कभी सीक्रेट नहीं रही। लेकिन जब तक मैं नहीं मिला, जियांग फैमिली और जियांग यांग भी बाई लुइन से शादी नहीं कर चाहते थे। इससे वो अमीर यंग मास्टर जो बाई फैमिली के दामाद बनना चाहते थे सोचने लगे कि उनका मौका आ गया है। जब तक मैं जियांग फैमिली में वापस नहीं आया, यह नहीं कि कोई बाई लुइन के पास नहीं गया, पर दुर्भाग्य से वो औरत बहुत ठंडी थी और लोगों को हजारों मील दूर रखती थी। ऊपर से लोइन का जीवन आमतौर पर बस काम ही रहता था। उसके पास कुछ और रेडिएशन एक्टिविटीज भी थीं। इसकी लोकेशन जानकर उसे आसानी से इंटरसेप्ट करना आसान काम नहीं था। भले ही वो सफलतापूर्वक उसे इंटरसेप्ट कर ले, बाई लुइन उन लोगों को अपने पास आने का मौका नहीं देगी। वो अमीर यंग मास्टर इसे ज्यादा नहीं समझे। सोचते थे उनके पास काफी टाइम है, पर उन्हें नहीं लगा कि जियांग फैमिली को के सबसे छोटे बेटे की खबर मिल जाएगी। कि वो लोग सोचते थे कि बाई लुइन जैसी लड़की ऐसे पागल बचपन की शादी के अरेंजमेंट को नहीं मानेगी। अब कोई बाई लुइन को मुस्कुराते हुए देख रहा था और वो कहाँ ऐसी लग रही थी जैसे वो अनिच्छुक हो। भले ही दो फैमिली कुछ ही दिनों में ऐलान कर दें कि बाई लुइन और मैं शादी कर रहे हैं, तो भी उन्हें हैरानी नहीं होगी। जो फैमिली मौजूद थी, जियांग फैमिली की तुलना में सब छोटी फ्राइज थी। जब तक बाई लुइन का दिल नहीं बदलता, और नहीं तो बाई फैमिली के दामाद का पद निश्चित रूप से जियांग चेन का होगा। तो मिस बाई और यंग मास्टर जियांग वाकई स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। हाँ, दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। एक परफेक्ट कपल नहीं तो कैसे कह सकते हो कि सीओ बाई और सीओ जियांग की जजमेंट अच्छी है। सीओ बाई, सीओ जियांग, आपके बच्चों ने एक शानदार मैच बना दिया है। अब तो समझो आपकी एक दिली तमन्ना पूरी हो गई। और फादर बाय और मेरे डैड ने खुशी खुशी सबकी ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट की। मेरी मम्मी और मम्मी बेई के चेहरे भी खुशी से चमक रहे थे। जियांग वानू ने चिढ़ते हुए देखा। बाई लोयुन को, जिसने मेरी बाहों में हाथ डाल रखा था, उसने अपनी नफरत बहुत अच्छे से छिपा ली थी। जियांग यांग ने यह नोटिस किया और जियांग वानरू की बाम पर कोहनी मारी। दीदी, क्या आपका ऐसा बिहेव करना जरूरी है? अचेन को अपना सच्चा प्यार मिल गया है, क्या आप खुश नहीं हो? जियांग वानरू ने जियांग यांग की तरफ देखा। उसे उसके चेहरे की स्माइल काफी चुभ रही थी। तो तुम मेरी तरह क्यों नहीं हो, उस बाई लोयान को नापसंद करने वाले? उफ छोड़ो, अगर तुम्हारे पास फालतू की बातें सोचने का टाइम है तो उससे अच्छा मेरे लिए जल्दी से एक जीजू ढूंढ लो। अचेन की एंगेजमेंट हो गई और तुम अभी भी सिंगल हो, क्या ये एम्बेरेसिंग नहीं है? जियांग वानरू खुद को आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक पाई। तो तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने खुद किसी को ढूंढ लिया हो। तो तुम सिंगल डॉग? जियांग यांग के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। तो उसने एक हाथ से जियांग वानरू की कमर पर चिकोटी काटी। तुम घर की बड़ी दीदी हो, जब तक तुम सिंगल हो मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बहुत चार्मिंग हूँ। मैं मिनटों में अपना सिंगल स्टेट्स खत्म कर सकता हूँ। अगर मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ लूँ तो तुम्हें उसके बारे में मेरे लिए वेट कर देना पड़ेगा। जियान ई यांग ने जियान रू को देखते हुए हाथ हिलाया। अब मैं जानता हूँ, अगर मैं सच में सिंगल स्टेटस से बाहर निकलूंगा तो तुरंत तुम्हें बता दूंगा। दीदी। तभी जियांग युआन रू का हाव भाव नरम पड़ गया। उसने जियान ई यांग को देखा, फिर मुझे एक खुश मुस्कान के साथ देखा। तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो। जब तक तुम ऐसे किसी को ढूंढ लो जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करे, मैं जरूर तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ तुम अच्छी जिंदगी जियो। जियान ई यांग का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ जिवानरू के कंधे पर रख दिया। ठीक है, आचे और मैं दोनों को पता है, हम भी चाहते हैं कि तुम खुश रहो। दीदी, तुम कब मेरे और आचे के लिए भाई इन लॉ ढूंढने वाली हो? वो जियांग वानरू के दिल में अभी अटी हुई छोटी सी भावना जियान ई यांग के शब्दों से गायब हो गई। चुप कर। अबाई लोयान ने अपना हाथ मेरे साथ जोड़ लिया, नीचे वाले लोगों का आशीर्वाद स्वीकारते हुए। उसका हाव भाव अभी भी वही ठंडा और शाही था जो वो बाहरी लोगों को दिखाती थी। इस व्यक्ति की कोमलता सिर्फ मेरे लिए ही रखी गई थी, तो सिर्फ मेरे सामने ही बाई लोयान थी।
एक बाई लोयान इंसानी दुनिया से छू ली गई। अमीरी वालों की पार्टियों नेटवेंग के लिए जगह होती हैं, तो जो लोग बाई और जियांग परिवारों से जुड़ना चाहते थे सब आज के मौके को पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे, दोनों परिवारों के लोगों से परिचित होने के लिए। अब बाई लोयान के मंगेतर के रूप में अब मैं उसके साथ था, पर जियांग वानरू का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसकी अभी तक सगाई भी नहीं हुई थी। अगर बाई फैमिली के साथ कोई चांस नहीं था तो क्या वो जियांग फैमिली के साथ ट्राई नहीं कर सकते थे? और जिन फैमिलीज में बेटियां थीं वो जियांग ई यांग और बाई यूसी को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आंखों से कोई गोल्डन लाइट निकल रही हो। बस बाई लोयुन और मुझे छोड़कर वही नो जियांग वानरू समेत उन नजरों से इतना घबरा गए कि बुरी तरह कांपने लगे। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उनका शिकार किया जा रहा हो। तो और उनका ये डर तब सच साबित हुआ जब उन्होंने देखा कि सीईओ और मैडम्स अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने आ रहे हैं। तो वो और मैडम्स अपने बच्चों को साथ लिए स्माइल करते हुए बाई और जियांग फैमिली के मेंबर्स के पास पहुंचे। तो दोनों फैमिलीज के बड़ों से बात करते हुए वो अपने बेटों या बेटियों को इंट्रोड्यूस करना नहीं भूले, और जियांग वानरू और बाकी सब वहीं बगल में खड़े थे। दोनों फैमिलीज के बड़े महसूस कर पा रहे थे कि उन लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी हैं। अबाई युक्सी ने अपनी कम उम्र का बहाना बनाया और ये कहकर कि उसे कुछ खाना है, जियांग यांग को वहां से खींच ले गया, जिससे जियांग वानरू बड़ों के बीच अकेली रह गई। जिन मैडम्स के घर में बेटे थे वो जियांग वानरू को होने वाली सास की नजरों से देख रही थी और मुस्कुराते हुए उसे घूर रही थी। भले ही जियांग वानरू को अंदर से बहुत अजीब लग रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर एक रॉयल और एलिगेंट एक्सप्रेशन बनाए रखा। हालांकि मन ही मन वो गालियां दे रही थी। ऊपर शुक्र है कि जियांग वानरू जियांग फैमिली की इकलौती बेटी थी। जियांग फैमिली खुद इतनी रईस थी कि उन्हें अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी और अमीर खानदान के साथ शादी के रिश्ते की जरूरत नहीं थी। ढेर सारी ग्रीटिंग्स के बाद बर्थडे पार्टी का मेन इवेंट शुरू हुआ। ये वो पार्ट था जहां सब ओल्ड मास्टर बाई को अपने अपने गिफ्ट्स देने वाले थे। बाई और जियांग कपल्स ने एकदम स्टैंडर्ड चीजें गिफ्ट की, तो उनकी खास बात बस ये थी कि वो बहुत ज्यादा महंगे थे। फिर छोटे बच्चों की बारी आई गिफ्ट्स देने की। जियांग वानू ने ओल्ड मास्टर बाई को व्हाइट जेड से बना एक घोस्ट सेट गिफ्ट किया। जियांग ने ओल्ड मास्टर बाई को कीमती कैलीग्राफी पीस गिफ्ट किया और बाई योक्सी ने ट्रांसलूसेंट जेड पेंडेंट दिया। अब फिर बाई लोइन और मेरी बारी हमारे गिफ्ट्स पेश करने की। ओल्ड मास्टर बाई को पहले के सारे गिफ्ट्स पसंद आए, पर सबसे ज्यादा वो मेरे और बाई लोइन के गिफ्ट का इंतजार कर रहा था। तो ओल्ड मास्टर बाई ने उन दोनों को देखा जो हर एक के हाथ में गिफ्ट बॉक्स था। उसकी आंखें लगभग चमक रही थी। तो मैंने सुना था कि इस बुड्ढे को गिफ्ट देने के लिए तुम लोग यहाँ तक कि स्पेशल गिफ्ट भी ले आए हो। बाई लोयान और मैं एक दूसरे को देख जैसे बाई लोयान ने सबसे पहले अपने हाथों में गिफ्ट बॉक्स दिखाया। ये मैंडफार, ये मेरे और चेन का आपके लिए गिफ्ट है, तो कृपया खोलिए। ओल्ड मास्टर बाई अब और इंतजार नहीं कर सका। वो गिफ्ट बॉक्स खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अंदर 2 चाय के कप चुपचाप बैठे थे। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ओल्ड मास्टर बाई ने ध्यान से कप उठाया, एक पल के लिए देखता रहा, फिर अपनी उलझी नजर बाई लोयान की ओर मोड़ी। क्या ये किसी मशहूर मास्टर का काम है? तो बाकी लोग भी जिज्ञासु होकर कप और ओल्ड मास्टर बाई के हाथ की ओर देखे। तो कप की क्राफ्ट्समैनशिप वाकई में बेहतरीन थी, पर वो नहीं पहचान पाए कि किस मास्टर का काम है। जैसे ही सब अनुमान लगा रहे थे, बाई लुओ की कूल आवाज आई, ग्रैंडफादर, ये किसी भी मशहूर मास्टर का काम नहीं है। तो ये 2 कप चेन और मैंने आपके लिए हैंडमेड किए हैं। ये सुनते ही ओल्ड मास्टर बाई की आंखें तुरंत चमक उठी। तो जब उसने अपने हाथ में कप देखा, उसका चेहरा अनकंट्रोल्ड स्माइल से भर गया। और कौन सा चेन ने बनाया? तो मैं थोड़ा अजीब ढंग से स्माइल किया। दादाजी, जो आपके हाथ में है वो जो ज्यादा क्यूट नहीं है, वो मैं ही बना थी। मेरी स्किल्स ज्यादा बढ़िया नहीं है। सुना है कि आपके हाथ की टी कप वही है जो मैंने खुद बनाई है। ओल्ड मास्टर बाई बहुत खुश हो गया, उसे खजाने की तरह छाती से लगा रहा था। तो पता चला कि तुमने ये खुद बना दिया। एक चे, ये वाकई बहुत ब्यूटीफुल है। ये तो उन फेमस मास्टर्स के बनाए वाले से भी बेहतर है। दादाजी को ये बहुत पसंद आया और फिर ओल्ड मास्टर बाई, फादर बाई और मेरे पापा की तरफ एक स्मगली स्माइल किया। वो स्माइल साफ दिखाव वाला था। उनके चेहरों पर हेल्पलेसनेस साफ झलक रही थी। भले ही वे ईर्ष्यालु थे, पर कुछ नहीं बोले। ओल्ड मास्टर बाई ने भी सिंबॉलिकली उठाया। लुबाई लुयान की बनाई वाली को देखा, फिर जल्दी से वापस रख दिया। वो जो मैं बना था उसके लिए ओल्ड मास्टर बाई ने अनिच्छा से अपनी छाती से निकाला। उसने इसे यहाँ तक कि अपनी स्लीव से पहुंचा। स्लीव, फिर उसने इसे ध्यान से बॉक्स में वापस रख दिया। उस सभी निर्देश देने के बाद उसने बटलर को गिफ्ट बॉक्स को सावधानी से स्टोर करने को कहा। ओल्ड मास्टर बाई फिर मुझे एक ब्राइट स्माइल के साथ देखा। उसकी नजर मेरे हाथ में लिए गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी और वो पूरी तरह से हैरान रह गया। तो पोता इन लॉ, तुम और लुयान ने पहले ही अपने गिफ्ट दे दिए हैं, तो ये हिस्सा। मैंने गिफ्ट बॉक्स थोड़ा आगे थाम लिया। ऐसे ही दादाजी, ये गिफ्ट सिटी बी के एक बुजुर्ग जेंटलमैन से है, जो इसे बहुत ध्यान से संभालो। तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है, थोड़ा पुराना है, उसे दूर दूर तक ट्रेवल करना पसंद नहीं है। तो उसने सुना है कि तुम्हारा आने वाला बर्थडे सेलिब्रेशन है, इसलिए उसने मुझसे कहा कि ये गिफ्ट डिलीवर कर दूं। ओल्ड मास्टर बाई को परवाह नहीं थी कि और लोग उसे गिफ्ट देते हैं या नहीं। जब उसने सुना कि दूसरे ने पहले ही उसकी बहुत देखभाल की थी
ओल्ड मास्टर बाई बहुत ग्रेटफुल महसूस किया। तो दादाजी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मेरे लिए उसे थैंक करना याद रखना। मैं सिर हिलाया। आप इसे खोल कर देखो। ओल्ड मास्टर बाई ने इसे खोलने की प्लान नहीं की थी, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी और आसपास के गेस्ट की जिज्ञासा देखकर वो सिर हिलाया और धीरे धीरे गिफ्ट बॉक्स का ढक्कन खोला। आंखों के सामने एक अजनबी पोर्सलीन प्रकट हुआ कि पिछले वाले से कितनी गुना ज्यादा कीमती और शानदार है। अमीरी वाले की आंखें वाकई में तेज होती हैं। बहुत जल्दी भीड़ से एक हैरानी की गैस्प सुनाई दी। ओह माय गॉड, क्या ये पॉटरी मास्टर मिस्टर यू का काम नहीं है? यू, क्या आप पॉटरी मास्टर मिस्टर यू की बात कर रहे हैं? किसका काम है कि ये एक बार 100 मिलियन से भी ज्यादा में बिका था? जैसे ही ये बात बोली गई, पूरे हॉल में शोर मच गया। उस सब की नजरें वहीं टिक गई थी, ओल्ड मास्टर बाई के सामने रखे उस शानदार गिफ्ट बॉक्स पर। अबाई फैमिली और जियांग फैमिली ने भी ये सब सुना। वहां आए गेस्ट की बातें सुनकर ओल्ड मास्टर बाई के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए, तो उन्होंने बहुत केयरफुली गिफ्ट बॉक्स से वो पोर्सलेन का पीस बाहर निकाला। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन वाला वास था। वास पे बना पैटर्न सच में बहुत ही डिटेल्ड और इंट्रिकेट था। एक लुक में ही समझ आ रहा था कि ये मुझ और बाई लुयान की बचकानी कोशिशों जैसा बिल्कुल नहीं है। ओल्ड मास्टर बाई की आंखों की चमक बढ़ती ही जा रही थी। मैंने तो कभी किसी पॉटरी मास्टर के बारे में सुना ही नहीं था, तो मैंने कंफ्यूज्ड होकर बाई लुयान की तरफ देखा। बाई लुयान भी खुद सरप्राइज थी। मिस्टर यू, जो इतने नॉर्मल लग रहे थे और लिटिल सीरियस ही असल में वो फेमस पॉटरी मास्टर निकले। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि बाई लुयान उन्हें पहचान नहीं पाई। किसने सोचा होगा कि इतना महंगा बिकने वाला पोर्सलेन पीस मिस्टर यू ने बनाया है, जो दिखने में इतने ऑर्डिनरी और सिंपल से बूढ़े आदमी लगते थे। मेरा वो कंफ्यूज्ड चेहरा देखकर ये साफ था कि मुझे मिस्टर यू की असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। मिस्टर यू की रियल आइडेंटिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था यू की असली पहचान के बारे में भी। मैंने अपना सिर हिला दिया। पहले मुझे हमेशा यही लगता था कि मिस्टर यू बस सीधे साधे बुजुर्ग हैं जिन्हें पॉटरी बनाना पसंद है और जिन्होंने बचपन में मेरा थोड़ा ख्याल रखा था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी यादों वाले वो काइंड ओल्ड मैन की ऐसी कोई पहचान होगी। क्या वो सच में इतने इम्प्रेसिव हैं? बाई और जियांग फैमिली के साथ साथ वहाँ आए गेस्ट के शौक वाले चेहरे देखकर मुझे लगा जैसे मैंने कोई फालतू सवाल पूछ लिया हो। और सबके चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही थी। अबाई लोयान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शिम, मिस्टर यू सच में बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनका दिया हुआ ये गिफ्ट बहुत कीमती है। ये सुनकर कि वो गिफ्ट इतना वैल्यूएबल है, मेरी नजरें ओल्ड मास्टर बाई के हाथ में रखे उस पोर्सलेन वास पर टिक गई। मुझे धुंधला सा याद आया कि बचपन में एक बार मैंने शरारत करते हुए ऐसा ही एक वास तोड़ दिया था। मुझे मेरी दादी को पता चला तो वो मुझे घसीटते हुए मिस्टर यू से बार बार माफी मांगने ले गई थी। पर मिस्टर यू का रिएक्शन एकदम कूल और काम था, तो उन्होंने बस कैजुअली कह दिया कि जो टूटा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, कोई बात नहीं। अगर मिस्टर यू के फेमस होने का टाइमलाइन देखें तो शायद जो पीस मैंने तब तोड़ा था वो भी बहुत कीमती रहा होगा। ओल्ड मास्टर बाई ने खुश होते हुए उस पोर्सलेन वास को वापस गिफ्ट बॉक्स में रख दिया। बटलर ने सही मौके पे आगे बढ़कर उसे थाम लिया। मेरे हाथों से वो गिफ्ट बॉक्स ले लिया। इस बूढ़े आदमी को पता था कि हमारा आचेन इतना प्यारा है, उसे बहुत सारे लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। इतनी तारीफ सुनकर मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया था। वहीं बाई लुयान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसे भी इस सम्मान में हिस्सा मिल रहा हो। ये तो पक्की बात है, मेरा चेन है ही इतना लवेबल, तो लुयान तुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, समझे? तो दादाजी अभी भी अपने पड़पोते को गोद में खिलाने का वेट कर रहे हैं। बाई लुयान ने मेरा हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। चिंता मत करो दादाजी, मैं पूरी मेहनत करूंगी, पर मैं चेन के फैसले की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ओल्ड मास्टर बाई की नज़र मेरे पिता पर पड़ी। उन्होंने समझदारी में अपना सिर हिलाया। तो तुम यंग लोगों को पता है कि सबसे बेस्ट क्या है। तो जब मेरा गिफ्ट दे दिया गया तो फिर बर्थडे पार्टी में आए बाकी गेस्ट की बारी थी। अपर क्लास के लोग अपने गिफ्ट्स देने लगे। तब बाई लोयान मुझे एक साइड ले गई। क्या तू थक गया है? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे थोड़ी देर रेस्ट करने ले जाऊं? तो मैंने जियांग वानरू और जियांग जियांग की तरफ देखा, जो अभी भी हमारे पेरेंट्स के पास खड़े थे, और फिर अपना सिर हिला दिया। मैंने जरूरत नहीं है, मैं अभी थका नहीं हूँ। उसी वक्त मिडिल एज कपल आगे आया, तो उन्होंने ओल्ड मास्टर बाई को विश किया। अपना गिफ्ट बटलर को सौंपने के बाद उन्होंने अचानक बाई लोयान और मेरी तरफ देखा। तो उस मिडिल एज औरत ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ सबसे पहले बात शुरू की। मिस बाई, क्या आपको अभी भी मैं याद हूँ? बाई लोयान के एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने शांत होकर उस औरत की तरफ देखा और पूछा, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है। ये सुनते ही उस मिडिल एज औरत का चेहरा उतर गया। उसने एक फेक हंसी के साथ कहा, मिस बाई तो बहुत बिजी इंसान है, तो मेरे से छोटे इंसान को याद ना रखना नॉर्मल बात है। तो फिर आपको मेरा बेटा यान झो तो पक्का याद होगा। मैंने थोड़ा मुंह बनाया। बाई लुयान ने बात कर रही उस औरत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी कोई रिएक्शन नहीं था। यान झो मेरा जूनियर है और उसने एक बार यूसी की हेल्प की थी, उसे तो मैं याद रखूंगी। बाई लुयान ने बस कुछ ही सेंटेंसेस में सब क्लियर कर दिया। तो उस यानझो नाम के लड़के के साथ उसका रिश्ता था। तब मुझे पता चला कि वो मिडिल एजेड औरत जिस यानझो की बात कर रही थी
वो बाई लोयान की ही यूनिवर्सिटी का जूनियर था और इस लड़के ने एक बार बाई युक्सी की भी मदद की थी। तो उस हिसाब से अगर बाई लोयान को वो बंदा याद था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी बीच बाई युक्सी पता नहीं कब मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने आवाज धीमी की और समझाया, जीजू आप टेंशन मत लो, उस यांझो नाम के लड़के का मेरी सिस्टर के साथ सच में कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कि मैं अपनी सिस्टर से मिलने कैंपस के बाहर कहीं जाता, मेरी कुछ गुंडों से भिड़ंत हो गई थी और वो यांझो वहीं से गुजर रहा था तो उसने मुझे बचा लिया। जब सिस्टर को इस बारे में पता चला, वो पहले उसे कुछ पैसे या रिवॉर्ड देना चाहती थी, पर उस यांझो को सिस्टर से बस एक प्रॉमिस चाहिए था और फिर वो चला गया। अब बाद में मैंने सुना कि ये यांझो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया था, तो ये प्रॉमिस आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। ये सुनने के बाद मेरे चेहरे पर थोड़े हैरानी वाले एक्सप्रेशन आ गए। मैंने अपने बगल में खड़ी बाई लोयान की तरफ देखा। तूने तो किसी को प्रॉमिस तक दे डाला था। बाई लोयान शायद मेरी बातों को गहरा मतलब समझ गई थी। वो मेरी तरफ झुकी और मेरे कान में धीरे से बोली, आचेन टेंशन मत ले, तेरी वाइफ होने का मेरा स्टेटस कोई नहीं छीन सकता। मैंने बाई लोयान को घूर कर देखा। बाई लोयान हल्के से मुस्कुराई। वो दोनों किसी न्यूलीवेड कपल की तरह एक दूसरे पर प्यार लुटाते दिख रहे थे। समंदर कुओं ने ये देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए नफरत दिखी, पर ऊपर से वो हंसती रहीं। यांझो जल्द ही वापस आ रहा है। आप पता, उसने ओल्ड मास्टर बाई को बर्थडे विश करने के लिए टाइम पर आने का प्लान बनाया था, पर अचानक कुछ काम आ गया, इसलिए वो लेट हो गया। बाई युक्सी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मदर को जब और बोलने ही वाली थी कि उसने बीच में टोकते हुए उनका मुंह बंद करा दिया। आपका बेटा वापस आ रहा है, तो ये आप मेरी सिस्टर को क्यों बता रही हैं? क्या मेरी सिस्टर कोई टैक्सी ड्राइवर है? क्या वो लोगों को पिक करने नहीं जा सकती? या फिर आपका प्लान है? क्योंकि जिस दिन आपका बेटा आए, मेरी सिस्टर खुद एयरपोर्ट जाकर उसे रिसीव करे। बाई युक्सी की बातें काफी घुमा फिरा कर थीं, तो पर उनमें जो मजाक उड़ाया गया था वो वहाँ मौजूद हर किसी को साफ समझ आ गया। मदर क्यू के चेहरे की स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। भीड़ के बीच से एक बंदा चल के आया। वो इसी तरफ आ रहा था और उसने कलर का सूट पहना हुआ था। उसकी वाइब काफी जेंट और रिफाइंड थी। उसका चेहरा काफी हैंडसम था और उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। वो बड़े आराम से इसी डायरेक्शन में चलकर आया। युकू यांझो चलकर अपनी मॉम के पास गया। उसने बाई युक्सी की तरफ देखकर एक अपोलोजेटिक स्माइल दी। गुस्सा मत हो, मेरी मम्मी का वो मतलब नहीं था। फिर यांझो ओल्ड मास्टर बाई की तरफ मुड़ा। वो एकदम शरीफों वाले डेमिनर के साथ मुस्कुराया। अब मिस्टर बाब को जन्मदिन मुबारक हो। ओल्ड मास्टर अभी भी थोड़े नाखुश थे, क्योंकि मदर कुओं ने अभी जो भी कहा था तो उन्होंने बस एक हल्का सा जवाब दिया। अब फिर उन्होंने बटलर से यांझो का गिफ्ट लेने को कहा। ओल्ड मास्टर बाई की नाराजगी देखकर भी यांझो के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बोलने के बाद यांझो ने शांति से बाई लोयान की तरफ देखा। लॉन्ग टाइम नो सी। बाई लोयान के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वो हमेशा की तरह एकदम कोल्ड और दूर दूर ही रही। मेचिम लॉन्ग टाइम नो सी। तो यांझो को भी जरा सा भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। उसने बाई यूसी की तरफ देखा। यूसी, तो मैं अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगता हूँ। अभी उन्होंने जो कहा उनका वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बाई यूसी ने यांझो को वैसे देखा पर कुछ बोला नहीं। वो वही था जिसने उसकी हेल्प की थी, तो उसे थोड़ी कर्सी तो दिखानी ही थी। यांझो की नजर मुझ पर पड़ी। आप ही सीनियर के फियांसे होंगे, राइट? मैं यांझो हूँ। ये कहकर यान ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखकर मैंने भी हाथ बढ़ाया, हल्का सा शेक किया और पीछे हटा लिया। मिस्टर कू, मैं जियांग चेन हूँ। मुझे पता है सीनियर हमेशा से हेल्प कर रही थी और मिस जियांग अपने काफी समय से खोए हुए भाई को ढूंढ रही थी। फाइनली उनकी विश पूरी हो गई। ये कहते हुए यांझो ने हमारे बगल में खड़ी जियांग वानरू की तरफ देखा, तो उसने उनकी तरफ सिर हिलाया जैसे हेलो बोल रहा हो। उसका वो जाना पहचाना अंदाज देखकर बाई युक्सी और झांग यांग दोनों के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। मैंने यांझो को एक और लुक दिया। मैंने अपनी आंखों के इमोशंस को दबा लिया। जियांग वानरू ने यांझो के ग्रीट करने पर ध्यान ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपने पापा के पास खड़ी रही। तो यांझो को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो एम्बेरेस्ड हुआ है। उसने फिर से बाई लोयान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही हैंडसम से एक्सप्रेशन थे। सीनियर, क्या एक पल के लिए प्राइवेट में बात करना कन्वीनियंट होगा? तो मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, जैसे उसे डर हो कि बाई लोयान मना कर देगी। तो यांझो ने आपके पुराने प्रॉमिस के बारे में एक और बात जोड़ दी। प्रॉमिस का जिक्र आते ही बाई लोयान ने अपना सिर हिलाया। उसने प्यार से मुझसे कहा, मैं बस अभी आई। मैंने सिर हिलाया। मैं कोई पेटी इंसान नहीं हूँ। ये जानकर कि वो प्रॉमिस के बारे में बात करने वाले हैं, मैंने उन्हें रोका नहीं। बाई लोयान और यांझो होटल के बगल वाली छोटी बालकनी में चले गए। बाई युक्सी ने मौका देखकर मेरे पास आने की कोशिश की। उसकी नजरें उसी डायरेक्शन में थीं जहां वो दोनों गए थे। जीजू, क्या आप देख नहीं सकते कि वो यांझो नाम का लड़का दीदी को पसंद करता है? आपने भी ये फील किया ना? मुझे पहले नोटिस क्यों नहीं हुआ? इसको यांझो का ऐसा भी एक साइड है। अभी अभी उसने जानबूझकर तुम्हारे सामने ऐसे एक्ट किया जैसे वो मेरी दीदी के बहुत क्लोज हो। मुझे पहले से ही पता था कि ये बंदा मुसीबत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई युक्सी जैसा बेफिक्र इंसान भी ये सब नोटिस कर लेगा। मैंने भी अभी अभी ये सब नोटिस किया था। यांझो ऊपर से तो शरीफ दिखता है, पर उसकी बातों से हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो बाई लोयान के साथ अपने रिश्ते पर जोर दे रहा हो।
यूनिवर्सिटी में सेम मेजर का जूनियर होना उसे शो ऑफ करने का चांस दे देता है। बाई युक्सी का ये गुस्से वाला चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई, तो मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके गाल खींचे। टेंशन मत ले, अगर तुझे ये दिख रहा है तो तेरी दीदी को कैसे नहीं दिखेगा? क्या तेरा ये चेन जीजू ऐसा बंदा है जो बिना लड़े किसी और को अपनी औरत ले जाने देगा? तो मुझे इतना शरीफ मत समझ। अगर किसी ने सच में मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत की तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो बाई युक्सी ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में सितारे चमक रहे हों। तो वो लगभग भूल ही गया था कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसका कोई फायदा उठा सके। हमारी पहली मुलाकात की कहानी याद करके बाई युक्सी को तुरंत तसल्ली हो गई। तो मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ और फिर मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं। अगर बाई लोयान ने सच में किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया तो बाई फैमिली की बात तो छोड़ ही दो, जियांग फैमिली भी उसे नहीं छोड़ेगी। तो ये सोचकर बाई युक्सी को अचानक चैन मिला। ये सही नहीं है, वो तो शुरू से ही रिलैक्स था। वो उसकी सगी बहन थी और बाई युक्सी को लगा कि बाई लोयान इतनी अंधी नहीं होगी कि मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाए। थोड़ी ही देर में बाई लोयान और कुयांजो वापस आ गए। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था कि बात हो चुकी है। हालांकि मैं क्यूरियस था कि बाई लोयान और कुयांजो ने क्या बात की और किस एग्रीमेंट पर पहुंचे, पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। क्या सब सॉर्ट हो गया? बाई लोयान ने सिर हिलाया। सब सेटल हो गया है, टेंशन मत लो। ये मैटर सॉल्व होने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक मेरी हंसी छूट गई। तुझे मुझे इतनी जल्दी सफाई देने की क्या जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि तूने मेरे साथ कुछ गलत किया है। बाई लोयान अचानक मेरे करीब आई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो मुझे डर है कि कहीं मेरा आचेन मुझे गलत न समझ ले, फिर मुझसे झगड़ा करे और फिर मुझे छोड़ दे। मैंने धीरे से बाई लोयान को पीछे धकेला। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं बहुत जेलस टाइप का बंदा हूँ। और ये सुनकर बाई लोयान ने अपनी भौहें ऊपर की। आचेन जेलस नहीं है, मैं जेलस नहीं हूँ। इसमें जेलस होने वाली कोई बात ही नहीं है। आचेन को जलन नहीं हो रही। क्या इसका मतलब ये है कि तुझे मेरी उतनी फिक्र नहीं है? वो गॉड, ग्रीन टी वाला ही ऑनलाइन आ चुकी है। तो मैं थोड़ा स्पीचलेस था। मिस बाई, आप कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो। एक सेकंड। बाई लोयान फिर से नॉर्मल हो गई। क्या मैं कर रही हूँ? मुझे तो लगा मैंने काफी अच्छा काम किया। तो वो दोनों ऐसे फ्लर्ट कर रहे थे जैसे आसपास कोई हो ही नहीं, जिससे जियांग वानरू और बाकी सब स्पीचलेस रह गए। तो कुयांजो के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। वो शांति से ये सब देखता रहा। दूसरी तरफ मदर कु ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो वो फिक्रमंद होकर अपने बेटे को देखने लगी। झोकू यान झो ने अपना सिर घुमाकर अपनी मम्मी की तरफ देखा। मैं ठीक हूँ। तो तुझे तेरी माँ से बेहतर कोई नहीं समझता। मदर कुई को बाई लोयान के लिए कुई यानझो की फीलिंग्स के बारे में पता था, इसलिए उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरे मिलने से पहले कुई युनजू के साथ सब नॉर्मल था। मदर कुई को लगा कि उनके बेटे बाई लोयान से शादी करने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और उनका बेटा बाकी बड़े खड़े खानदानों के बेटों से कहीं ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। वो उन सबसे ज्यादा हैंडसम भी था। ऊपर से युनजू ने बाई युसी को बचाया था। वो यूनिवर्सिटी में बाई लोयान का सेम मेजर वाला जूनियर भी था, चाहे वो किसी भी एडवांटेज के बारे में सोचे। मदर कु को लगा कि कुई यानझो के बाई फैमिली का दामाद बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। सिर्फ मदर कु ही नहीं बल्कि कुई यानझो भी यही सोचता था, ताकि वो बाई लोयान के लायक बन सके। तो उसने तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड जाकर पढ़ने का फैसला भी इसीलिए किया था। तो वो इसलिए था ताकि और भी ज्यादा कामयाब होने के बाद वो वापस आकर अपने बचपन के प्यार को पा सके। तो जब वो पहली बार बाई लोयान से मिला तो कुयांझो को उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। जब उसने बाई लोयान को बाकी लड़कों को रिजेक्ट करते देखा तो उसने बाई लोयान के पास रहने के लिए ये तरीका चुना। जो कुयांझो चुपके से बाई लोयान को प्यार करता रहा और अपनी फीलिंग्स को दबाने की पूरी कोशिश करता रहा, सिर्फ लिए क्योंकि उसे डर था कि अगर बाई लोयान को पता चला तो उसका हाल भी बाकी लड़कों जैसा ही होगा। हालांकि कुयांझो ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सावधानी बरतने के बाद भी वो मुझसे खुद को बचा नहीं पाएगा। तो वो रुकावट ऐसा नहीं था कि कुयांझो को बचपन की सगाई वाले मंगेतर के बारे में नहीं पता था, जो कि मैं था। और उस वक्त उसने मुझे जरा भी सीरियसली नहीं लिया था। बस अजनबी जो 20 साल से ज्यादा वक्त से गायब था। बाई लोयान उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं वो तो अलग ही बात थी। वैसे भी एक अमीर खानदान में न पला बड़ा यंग मास्टर और एक ऐसा बंदा जिसे उसके खानदान ने 20 साल से तैयार किया हो, जिसके पास भी दिमाग है, वो जानता था कि किसे चुनना है। पर अब बाई लोयान के बिहेवियर ने कोई यानझो के पुराने के कॉन्फिडेंस के परखच्चे उड़ा दिए थे। बाई लोयान ने न सिर्फ उस सगाई को नहीं ठुकराया जो बड़ों ने बचपन में तय की थी, बल्कि वो इस मंगेतर से प्यार भी करती थी। मेरी तरफ देखो तो भले ही मैं 20 साल तक बाहर भटकता रहा, पर मुझ में कोई बुरी आदतें नहीं थी। तो मैं दिखने में बिल्कुल वैसा ही यंग मास्टर लग रहा था जिसे खानदान ने 20 साल से ग्रूम किया हो। क्योंकि यानझो ने मान लिया कि वो मुझसे हार गया है, इसलिए वो अभी भी उम्मीद की एक आखिरी किरण को पकड़े हुए था। नतीजा चाहे जो भी हो, ये उसकी आखिरी कोशिश थी। कामयाबी या फेलियर सब इसी एक चांस पर टिका था। तो ओल्ड मास्टर बाई की 80वीं बर्थडे पार्टी एकदम परफेक्ट तरीके से खत्म हुई। पहले ओल्ड मास्टर बाई की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में हेल्प करने के लिए मैंने काफी लंबी छुट्टी ली थी। आज काम पर वापसी का पहला दिन था।
सुबह सुबह मैं सेल्स डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंच गया तो काफी टाइम बाद मिले कलीग्स ने मेरा वेलकम किया। तो सबको पहले से ही पता था कि मैं सीईओ का मंगेतर हूं। भले ही मैं काफी दिनों से गायब था, पर किसी ने कुछ नहीं बोला ताकि मुझे ऑकवर्ड फील ना हो। मेरे कलीग्स ने ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे, बस थोड़ी बहुत स्मॉल टॉक की और अपने वर्क स्टेशन पर जाकर काम शुरू कर दिया। मैंने भी यही किया। अपनी डेस्क पर बैठते ही मैं सीरियसली काम में लग गया कि एक चीज बहुत अजीब थी। काम शुरू होने का टाइम हो चुका था, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर वांग अभी तक ऑफिस नहीं आए थे। पिछली बार मैनेजर तब काम पर नहीं आए थे जब कंपनी ने झाओ रोंगर को फायर किया था। कई कलीग्स अंदाजा लगाने लगे कि कहीं मैनेजर वांग ने भी कुछ गलत तो नहीं किया और उन्हें कंपनी ने निकाल दिया हो। जब सब लोग यही सोच रहे थे, तभी दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। उनमें से एक सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर वांग थे। मैनेजर वांग के चेहरे पर वही पुरानी स्माइल थी और उनके बगल में वो इंसान खड़ा था जिससे मैं पहले एक बार मिल चुका था। कुकुयांजो वो सेल्स डिपार्टमेंट में क्या कर रहा था? ऑफिस के बाकी कलीग्स का ध्यान भी दरवाजे पर खड़े उन लोगों की तरफ गया। उन्होंने कुकुयांजो को देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा था। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन था। कलीग नंबर 1, क्या हमारे डिपार्टमेंट में फिर से कोई नया बंदा आया है? कलीग नंबर 2, मुझे नहीं पता भाई, वैसा कुछ फील तो नहीं हो रहा। तो कलीग नंबर 3, अगर वो नया बंदा नहीं है तो फिर कौन है? ये कोई पैराशूट वाली एंट्री वाला लीडर? जैसे ही इस कलीग ने अपनी बात खत्म की, उन्होंने देखा कि मैनेजर वांग कुकुयांजो को ऑफिस के सेंटर में ले आए। मैनेजर वांग ने तालियां बजाई तो उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर मैनेजर वांग ने 2 बार अपना गला साफ किया तो उनकी आवाज गूंजी, चलो सब लोग ध्यान दो, मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। कुकुयांजो हमारे डिपार्टमेंट के नए मैनेजर हैं। ये सुनते ही ऑफिस में शोर मच गया। नंबर 3, जिसने अभी गेस किया था कि कुकुयांजो कोई पैराशूट लीडर है, वो तो वहीं सन्न रह गया। शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका तुक्का एकदम सही बैठेगा। तो मैनेजर वांग की बात में होते ही सब लोग सूट पहने हुए कुकुयांजो को शक भरी नजरों से देखने लगे। कुकुयांजो काफी हैंडसम था और उसकी बॉडी भी काफी सही थी। ऊपर से उसका ओरा एकदम जेंटल सा था, तो वो ऐसा लग रहा था जिससे बात करना काफी इजी होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुकुयांजो। मैं अभी इंडिया वापस आया हूं। आज से हम सब कलीग्स हैं। मैं आप सबके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूं। तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। इससे पहले तो कुछ लोग बातें कर रहे थे। जब मैंने सुना कि कुकुयांजो हमारे डिपार्टमेंट में नए लीडर बन के आ रहे हैं तो सब एकदम सन्न रह गए। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो थी ओल्ड मास्टर बाई की बर्थडे पार्टी वाला दिन। तो कुकुयांजो और बाईयान थोड़ी देर के लिए वहां से कहीं गए थे। तब बाई यूसी ने पहले बताया था कि क्योंकि कुकुयांजो ने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए बाई लुयान ने उसे एक प्रॉमिस किया था। और ओल्ड मास्टर बाई की बर्थडे पार्टी के दिन कुकुयांजो ने बाई लुयान से वो प्रॉमिस पूरा करने को कहा था। अब ऐसा लग रहा है कि कुकुयांजो ने प्रॉमिस में क्या मांगा था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बस मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि कुकुयांजो की सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर बनकर ये पैराशूटरी मुझ पर निशाना है या नहीं। और जब सेल्स डिपार्टमेंट में किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैनेजर वांग ने मेरी तरफ देखा जैसे वो हेल्प मांग रहे हों। मैं समझ गया। मैंने सबसे पहले खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया। ऑफिस के बाकी कलीग्स ने भी मुझे क्लैपिंग कर देखा तो वो भी धीरे धीरे खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बस वो तालियां सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी खुश नहीं है। ये देखकर मैनेजर वांग के चेहरे पर थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल आ गई, पर कुकुयांजो के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। उसने बड़े आराम से मेरी तरफ देखा और मुझे नोट किया। मैंने भी उसे एक फॉर्मल और थोड़ी डिस्टेंट स्माइल दी। खैर जो भी हो, उन दोनों ने ऊपर से तो शांति बनाए रखी। मैनेजर वांग ने ये सीन देखा और चुपके से चैन की सांस ली। वो मुस्कुराए और कुकुयांजो से बोले, मैनेजर कु, अब से ये जगह आपके हाथों में है। कुकुयांजो जेंटली मुस्कुराया, फिक्र मत कीजिए मैनेजर वांग। काम हैंडओवर करने के बाद मैनेजर वांग सेल्स डिपार्टमेंट छोड़कर चले गए। कुकुयांजो सीधा मैनेजर के ऑफिस में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। मैं दोपहर में मैंने रोज की तरह ऊपर जाकर बाई लुयान के साथ लंच करने का प्लान बनाया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, कुकुयांजो ने मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा खोला। मुझे बाहर जाते देख कुकुयांजो धीरे से बोला, जियांगचे 1 मिनट रुको। ये सुनकर मैंने अपना सिर घुमाया और कुकुयांजो की तरफ देखा। मैनेजर को, क्या आपको कुछ चाहिए? कुकुयांजो ने अपनी घड़ी देखी और फिर उसने मेरी तरफ देखा जो बस निकलने ही वाला था। तो क्या तुम्हें खाना खाने की जल्दी है? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, एक फीमेल कलीग मेरे पास आ गई। उसने तुरंत मेरे से जवाब दिया, साओ चेन फिर से सीईओ के साथ लंच करने जा रहा है ना? मैंने उस फीमेल कलीग को देखकर सिहला दिया। तो फिर मैंने कुकुयांजो की तरफ देखा। सॉरी मैनेजर को, क्या कोई जरूरी काम है? और जब उसने सुना कि मैं बाई लुयान के साथ लंच करने जा रहा हूँ तो कुकुयांजो कुछ सेकंड्स के लिए सन्न रह गया। और फिर वो मुस्कुराया, बोला, कोई जल्दी नहीं है और सीनियर के साथ लंच कर लो, मेरा मतलब सीईओ बाई के साथ। बोलने के बाद कुकुयांजो मुड़ा और सीधा अपने ऑफिस के अंदर चला गया। कुकुयांजो के मुंह से जो असीनियर शब्द निकला था वो उस फीमेल कलीग ने सुन लिया था। तो उस फीमेल कलीग ने हैरानी से ऑफिस की तरफ देखा और फिर वापस मेरी तरफ एकदम शांत चेहरे के साथ देखा। हैरानी का कोई नामो निशान नहीं था। शाओ चेन, मैं नए मैनेजर है। मैंने कुकुयांजो के ऑफिस की तरफ एक गहरी नजर डाली। फिर मैंने सिर घुमाया और उस फीमेल कलीग की तरफ देखकर शांति से सिर हिलाया।
मैनेजर कु दरअसल लोयान के सेम मेजर वाले जूनियर है। वही सच है वैसे भी, कु यानजो अब बाइक ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। मुझे लगा कि उनकी आइडेंटिटी जल्द ही सबके सामने आ ही जाएगी, इसलिए मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। तो उस कलीग के हैरान चेहरे को इग्नोर करते हुए मैं ऑफिस से बाहर निकला और लोयान के प्राइवेट एलिवेटर से ऊपर चला गया। मैं एकदम बेधड़क होकर बाई लोयान के ऑफिस के दरवाजे तक गया। मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल अंदर से बाई लोयान की आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। बाई लोयान ने अपने डॉक्यूमेंट से नजरें हटाईं। उसका अक्सर दिखने वाला वो सीरियस चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। बस 1 मिनट मेरा वेट करो, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला है। मैंने सिर हिला दिया, कोई जल्दी नहीं है। फिर मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने एक करके लंच बॉक्स के ढक्कन खोले। थोड़ी ही देर में बाई लोयान ने अपना काम निपटाया और पास आ गई। मैंने बाई लोयान की तरफ चॉपस्टिक्स बढ़ाई और कुछ नहीं कहा, तो मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाना शुरू कर दिया। बाई लोयान ने नोटिस किया कि मैं यूजुअल से थोड़ा ज्यादा शांत था। उसने फिर से कु यानजो के बारे में सोचा तो वो तुरंत समझ गई कि मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। फौरन इस बात की सफाई नहीं दी कि उसने क्यों कु यानजो की सेल्स डिपार्टमेंट में बतौर मैनेजर पैराशूट एंट्री होने दी, बल्कि उसने हमेशा की तरह मेरी प्लेट में खाना डाला और मुझे वो हर निवाला खाते हुए देखती रही जो उसने दिया था। उसके होठों पर एक स्माइल खेल रही थी। तो जब हमारा पेट भर गया तो बाई लोयान उठी और सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। क्या तुम नाखुश हो? फिर अचानक एक ठंडी सांस भरी। तो तुम्हें तो पहले से ही पता है, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो बाई लोयान धीरे से मुस्कुराई। हम अच्छा है कि तुम्हें पता है कि मुझ पर सीधे गुस्सा कैसे होना है। ये बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके मैं किसी बात से अपसेट रहूं और बिना कुछ कहे सब अपने अंदर ही दबा लूं। बाई लोयान मुझे गुस्सा होते और उसके साथ नाराजगी जताते हुए देखना ज्यादा पसंद करेगी। क्या चेन मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने कु यानजो को बाइक ग्रुप में ले लिया, या इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया? यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो उस दिन जब तुम कु यानजो से प्रॉमिस के बारे में बात करने बाहर गई थी, वो इसी चीज के बारे में थे ना? ये एक सवाल था, पर मेरी टोक दम श्योर थी। अब बाई लोयान ने मेरी बात कंफर्म करते हुए अपना सिर हिलाया। वैसे भी कु यानजो ने यूसी की हेल्प की थी, तो मुझे ये प्रॉमिस पूरा करना ही था। वो बहुत स्मार्ट है। उसने सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा तो मैं मान गई। मैंने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं बोला। बाई लोयान ने बाकी सब बातों को साइड रखते हुए एक और लाइन जोड़ी, कु यानजो सच में काफी कैपेबल है, वरना मैं उसे बाइक ग्रुप ज्वाइन करने की परमिशन कभी नहीं देती। तो मुझे पता था कि बाई लोयान मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। तो कु यानजो का एकेडमिक बैकग्राउंड वाकई बहुत इंप्रेसिव है। उसने एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और कई साल अब्रॉड में पढ़ाई की है। वो सच में डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए क्वालिफाइड है। वो बात बस ये है कि बाइक ग्रुप में सबको पता है। अब बाई लोयान को ये सिफारिश वाला चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कु यानजो ने बाई यूसी की हेल्प करने वाले एहसान का फायदा उठाकर बाई लोयान को अपना उसूल तोड़ने पर मजबूर कर दिया और बाई ग्रुप में एक एक्सेप्शन बन गया। मैंने एक ठंडी सांस भरी। मैं इमेजिन कर सकता था कि कंपनी को गॉसिपी के वो कलीग्स जब कु यानजो के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे तो क्या क्या बातें बनाएंगे। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। अगर मेरी मंगेतर वाली पहचान सामने नहीं आती तो वो लोग तुरंत बाई लोयान और कु यानजो को एक कपल की तरह पेयर कर देते। मैंने शांत चेहरे के साथ बाई लोयान की तरफ देखा और मन ही मन एक ठंडी सांस ली। मैंने अपना सिर बाई लोयान के कंधे पर टिका दिया। चलो यान, चलो कोई दिन फिक्स करते हैं रिंग्स की एक जोड़ी खरीदने के लिए। रिंग्स खरीदने की मेरी ये इच्छा एकदम इम्पल्सिव थी। ओल्ड मास्टर बाई की बर्थडे पार्टी में ये अनाउंस हो चुका था कि उन दोनों की सगाई हो गई है। अब जब हमारी सगाई हो ही चुकी है तो रिंग्स मांगना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। बाई लोयान ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। तो जब उसने मुझे खुद रिंग्स खरीदने का सजेशन देते हुए सुना तो उसकी आंखों में धीरे धीरे चमक आ गई।